446 to 460 446 सुहानी का प्लान। चैप्टर 446 सुहानी का प्लान। रात की सुबह हो गई थी और फिर दोपहर, पर अभी तक किया और सुहानी का कुछ पता नहीं चल रहा था। कियान, रेहान, विवान, अर्जुन और राघव सभी अपने कॉन्टेक्ट यूज कर चुके थे, पर किसी को कुछ नहीं पता था। जोरावर उन्हें कहाँ ले गया है। वे लोग कल से ही जोरावर के फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे, पर जोरावर ने अभी तक कॉल नहीं किया था। इस बात से वह लोग और चिढ़े हुए थे। दूसरी तरफ उसी समुद्र के पास बसे गांव में वह आदमी फिर से उसी छोटे से घर में गया जहां किया और सुहानी को बांध कर रखा गया था। इस बार वह खाली हाथ नहीं गया था। उसके हाथ में खाने की 2 प्लेट थीं। उसने दोनों प्लेट उनके सामने रख दिए और किया और सुहानी के हाथ खोल दिए। सुहानी और किया दोनों ही हाथ खुलते ही अपनी कलाई को सहलाने लगी। दोनों के ही चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। एक दूसरे को देखकर दोनों खाने को देखने लगी। तभी उस आदमी ने दोनों को देखते देखकर कहा, अयो खाना देखने के वास्ते नहीं, खाने के वास्ता होता। तुम खाने को ऐसे घूरता, खाना अपने आप क्या तुम्हारे पेट में जाता? नहीं, अब देखना बंद करो और खाना खाओ, वरना जोरावर तुमको गोली खिलाता। उद्धरण चिन्ह। सुहानी और किया दोनों ही थोड़ी थोड़ी उसकी बातों को समझ रही थीं। तभी किया ने सुहानी की तरफ देख आंखों से कुछ इशारे करने के बाद उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल थोड़ी देर के लिए आपका फोन मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। किया की बात सुनते ही उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से बोला, अयो तुम क्या हमको मरवाना चाहता? जोरावर को पता चला तो वो तुम्हारी जगह हमारी बोटी बोटी कर समुद्र की मछलियों को खिलाता। हमारा छोटा छोटा बच्चा हम मर जाता तो उनका क्या होता? नहीं, मैं जोरावर को धोखा नहीं देगा। तुम अब खाना खा, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम्हारा हाथ दोबारा बांधता। उद्धरण चिन्ह। ये कर वह उठकर चला गया। उसके जाने के बाद किया ने मुंह बनाकर सुहानी से कहा, माँ क्या आइटम है ये, एक हमें इसकी बातें समझ नहीं आती और ऊपर से ये 2 सेकंड में रोने लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने किया के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, किया वह उनकी लैंग्वेज है, साउथ इंडियन लोग यही लैंग्वेज बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात पर किया ने चौंकते हुए कहा, पर हमने तो सुना है वो तमिल तेलुगु ये सब बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पर जब ये लोग हिंदी बोलते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात पर किया ने फिर कहा, फॉरगेट दिस माँ, पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? सुहानी ने खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ये है न यही हमारी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। किया ने दांत पिसते हुए कहा, पर माँ ये कैसे हमारी मदद करेगा? इसने तो साफ मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। किया बात सुनकर सुहानी पलके झपकाते हुए बोली, काम डाउन किया, ये लोग दिल के अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी ही किसी की भी बातों में आ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सुहानी किया को अपना प्लान समझाने लगी। कुछ देर बाद जब वह आदमी वापस आया तो खाने की खाली प्लेट देखकर वह चमकती आंखों से दोनों को देखते हुए बोला, आइयो तुम दोनों सारा खाना खत्म कर दिया, खाना बहुत अच्छा बना था ना? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर सुहानी और किया दोनों ने ही हमें अपना सिर हिला दिया। तभी वह आदमी फिर से खुश होते हुए बोला, आयो ये खाना हमारे घर से आता, इसको हमारा वाइफ बनाता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्ना सच में आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी के मुंह से खुद के लिए अन्ना सुनकर वह आदमी इमोशनल होते हुए बोला, अयो तुम हमको अन्ना बोला। उद्धरण चिन्ह। अन्ना सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला है, मैं मानती भी हूँ आपको अपना अन्ना। सुहानी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा तो वह आदमी और खुशी से बोला, अयो हम तुम्हारा अन्ना, तुम हमको अपना अन्ना मानता। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर सुहानी ने धीरे से सर हिला दिया तो वही दोनों की कन्वर्सेशन सुन रही किया ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या एंटीक आदमी है ये, इतनी जल्दी असली आंसू भी आ गए इसकी आंखों में। उद्धरण चिन्ह। फिर अपना सिर झटककर सुहानी के प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए किया ने कहा, अन्ना क्या हम इस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर करें सेल्फी में? किया की बात सुनकर वह आदमी खुश होते हुए बोला, अयो तुम हमारे साथ फोटो लेता, हमको भरोसा नहीं होता, तुम दोनों कितना सुंदर और तुम हमारे साथ फोटो लेता। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने उसे समझाते हुए कहा, अन्ना एक फोटो ही तो है, इसमें इतना क्या सोचना, और आप भी बहुत अच्छे हैं, आप हमारी फोटो अपनी वाइफ को दिखाएंगे ना? सुहानी की बात पर उस आदमी ने जल्दी से कहा, अयो हम जरूर तुम दोनों का फोटो अपनी वाइफ को दिखाता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर किया ने जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए कहा, तो जल्दी से फोन लाइए, मैं आप दोनों की एक अच्छी सी फोटो क्लिक करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने किया की बात सुनकर अपने लुंगी में से अपना फोन निकाला और किया को देने लगा। किया को ये देखकर ही मिची मिची होने लगी थी कि उसने लुंगी में से अपना फोन निकाला था। वो उस फोन को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, पर सुहानी ने उसे आंखों से इशारे कर फोन लेने के लिए कहा तो किया ने भी मुंह बनाकर जबरदस्ती स्माइल करते हुए उसका फोन ले लिया। हालांकि उसने फोन को पूरा न पकड़कर दोनों हाथ की 2-2 उंगलियों से ही पकड़ा था और फोन को जैसे तैसे संभालते हुए वह सुहानी और उस आदमी की फोटो लेने लगी। वह आदमी सुहानी के बिल्कुल बगल में बैठ गया था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम को साथ में रख दिया हो। किया को टाइम लगाते देखकर वह आदमी बोला, अयो तुमको एक फोटो लेने में कितना टाइम लगता, जल्दी करो ना, कोई देख लेता तो जोरवार हमको सजा देता। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही किया ने उसे उसका फोन दे दिया। वह आदमी अपने फोन में फोटो को देखते हुए बोला, अयो हम दोनों साथ में कितना अच्छा लगता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर किया उल्टी कर देना चाहती थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। वह आदमी सुहानी को फोटो दिखाते हुए बोला, अयो तुम कितना इस फोटो में कितना अच्छा दिखता, मैं जाता और अपनी वाइफ को दिखा के आता। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आदमी सुहानी और किया को फिर से बांध कर चला गया। उसके जाने के बाद किया ने लेजी अंदाज में कहा, आई होप माँ आपका ये आइडिया काम कर जाए। उद्धरण चिन्ह।
सुहानी ने किया देखते हुए प्राउडली कहा, करेगा, हमें तुम्हारे दादा पर पूरा भरोसा है, वो समझ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात पर किया मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ आइलैंड पर वे सभी लिविंग रूम में बैठे सोच रहे थे कि तभी वहां रुद्र आया। रुद्र के चेहरे पर घबराहट और परेशानी दिख रही थी। तभी उसने राघव की तरफ देख कहा, भाई वो कंसाइनमेंट यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही राघव चौंक कर खड़ा हो गया और कहा, क्या कंसाइनमेंट यहाँ नहीं तो कहा गया? रुद्र ने घबराते हुए कहा, भाई कहीं जोरावर दोनों के साथ कंसाइनमेंट भी तो नहीं ले गया? उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुनते ही राघव ने कसकर मुट्ठी भींच ली। इस बार सच में सांप और बाज की लड़ाई में नेवला जीत गया था। जोरावर ने इस बार एक साथ सभी को मात दे दी थी। वो सभी राघव को देख रहे थे जो गुस्से में अपनी मुट्ठी कसे खड़ा था। तभी किसी का फोन रिंग हुआ। रिंग सुनते ही सभी अलर्ट हो गया। सबको यही लग रहा था जोरावर की कॉल है, और ऐसा ही था, जोरावर का ही फोन था। पर इस बार जोरावर ने राघव की जगह कियान के फोन पर कॉल किया था। कियान ने प्राइवेट नंबर देखकर कॉल रिसीव किया और फोन को स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से जोरावर के हंसने की आवाज आई। कुछ देर तक सब ऐसे ही जोरावर को हंसते हुए सुन रहे थे। फिर जोरावर अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। मेरी ये खुशी बार बार मेरे होठों पर आ ही जाती है। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात को इग्नोर कर कियान ने कहा, शर्त बता जोरावर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर जोरावर ने कहा, लगता है बेटी और बीवी से मिलने के लिए तू बहुत ज्यादा बेताब हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। कियान खुद को कंट्रोल किए हुए जैसे तैसे बस जोरावर की बातें सुन रहा था। तभी जोरावर ने कहा, मेरी शर्त तो बहुत सारी है, फिलहाल के लिए पहली शर्त यह है कि मुझे 2 जानवर चाहिए, एक जो मेरा पालतू था और दूसरा जो मुझे अपना पालतू बनाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो वहीं कियान, राघव और विवान तीनों ही समझ गए थे जोरावर किसकी बात कर रहा है। टू बी कंटिन्यू। तारांकन तारांकन तारांकन। चलो जरा आप सब भी बताओ जोरावर किसकी बात कर रहा है। https://pocketnovel.onelink.me/c0/s948sxch447 ब्रेव गिल्स। चैप्टर 447 ब्रेव गिल्स। तभी जोरावर ने कहा, मेरी शर्त तो बहुत सारी है, फिलहाल के लिए पहली शर्त यह है कि मुझे 2 जानवर चाहिए, एक जो मेरा पालतू था और दूसरा जो मुझे अपना पालतू बनाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो वहीं कियान, राघव और विवान तीनों ही समझ गए थे जोरावर किसकी बात कर रहा है। कियान ने एक नजर राघव और विवान को देखकर जोरावर से कॉल पर कहा, बताओ कहाँ भेजना है दोनों को। कियान की बात सुनकर जोरावर हंसने लगा और फिर कियान को अपना आगे का प्लान बताया। कॉल कट होने के बाद रेहान ने गुस्से में कहा, यह उसकी चाल है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रेहान ने कहा, जो भी है अभी हमें जोरावर की बात माननी होगी। उसके पास सुहानी और किया है, वे दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें उसकी बात माननी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुनकर अर्जुन और रूहान दोनों ने एक साथ कहा, पर जोरावर ने किसको मांगा है, उसे कौन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बात सुनकर विवान और राघव दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों। वह हमारी बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो वही सभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। दोनों ने सबको इग्नोर किया और फिर कियान की तरफ देख कहा, हम रेडी हैं। उद्धरण चिन्ह। कियान अभी दोनों को देख ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। रेहान कियान के बगल ही बैठा था, इसलिए वह भी कियान के फोन में देखने लगा। कियान ने अपना फोन देखा तो उसके व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आया था। कियान मैसेज ओपन कर देखने लगा। जैसे ही उसने अननोन नंबर से आया मैसेज देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रेहान भी कियान के फोन में देखकर हैरान था। उस नंबर से फोटो आई थी, वह वही फोटो थी जो कियान ने क्लिक की थी। रेहान उस फोटो के देखकर बोला, ये सुहानी को क्या हो गया है, उसने इस काले सांड के साथ क्यों फोटो क्लिक करवाई। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात पर कियान ने उसे एक नजर घूरा तो रेहान चुप हो गया। तभी कियान ने अर्पित को कॉल किया और उसके कॉल रिसीव करते ही उसने कहा, मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अर्पित ने ओके कहा तो कियान कॉल कट कर दिया। कियान फोटो देखते ही समझ गया था ये फोटो सेंड करने वाली किया है। वह उसे हिंट दे रही थी कि वह कहाँ है। कियान ने मन में ही खुद से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रेव गर्ल्स, बहुत जल्दी तुम दोनों मेरे पास होंगी। उद्धरण चिन्ह। कियान ने वैसा ही कर रहा था जैसे उसे जोरावर ने करने के लिए कहा था। राघव और विवान दोनों ही चेंज कर आए थे। उन्होंने अभी सूट की जगह ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी हुई थी। दोनों ही उस कमांडो लुक में बहुत हैंडसम दिख रहे थे। कियान ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों जहाँ जा रहे हो शायद वहाँ पर जान और सुहानी भी हों, पर उन्हें निकालना इतना आसान नहीं होगा वहाँ से। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात पर दोनों ने ही सिर हिला दिया। तभी रेहान और अर्जुन दोनों ने विवान और राघव के हाथ पीछे कर उनके हाथ बांध दिए। फिर रूहान और रुद्र ने दोनों की आंखों पर काले रंग पट्टी बांध दी। उन्होंने दोनों को एक बोट में बिठाया और फिर वो बोट वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कियान बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, पर अभी तक अर्पित का कोई मैसेज नहीं आया था। रेहान ने कियान को परेशान होते देख कहा, कुछ नहीं होगा उन्हें, एक बार बस अर्पित लोकेशन भेज दे उनकी, फिर जोरावर को अच्छा सबक सिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ वह बोट जिसमें विवान और राघव बैठे हुए थे वह समुद्र के बीच में जाकर रुकी। उन दोनों की भले ही आंखें बंद थीं, पर वह दोनों अपने कानों का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे थे। वह छोटी से छोटी आहट को सुन रहे थे। उनके बोट के पास ही एक और बोट आकर रुकी और फिर दोनों को इस बोट से उस बोट में बिठाया गया। दूसरी बोट पर बैठे आदमियों ने राघव के आदमी को लौट जाने का इशारा किया।
उनके वहां से चले जाने के बाद जोरावर के आदमियों के विवान और राघव को अच्छे चेक किया, कहीं उनके पास कोई ट्रैक्टर तो नहीं। जब वे श्योर हो गए कि उनके पास कुछ नहीं है तो वो बोट लेकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ उसी समुद्र के पास बसे गांव में जोरावर एक गोडाउन के अंदर था। वह गोडाउन बहुत बड़ा था। जोरावर ने राघव का माल भी उसी गोडाउन में रखा था। वह राजा की तरह चेयर पर बैठा था और अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए बोला, 2 पिंजरा तैयार करो, मेरे 2 जानवर कैद होने आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जोरावर हंसने लगा। उसके एक हाथ में गन थी जिसे वह हवा में नचा रहा था। तभी उसने कोबरा की तरफ देख कहा, देखा कोबरा, मैंने कैसे एक तीर से 2 शिकार किया। मेरा एक वार और सब मेरे गुलाम बन गए। कमिश्नर की बेटी के पीछे तो मैं खामखा ही पड़ा था। ये दोनों तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही। ये बोलकर वह हंसने लगा। कोबरा जोरावर को हंसते हुए देख रहा था। तभी जोरावर ने आगे कहा, इन दोनों को किडनैप करने से तो एक ही बार में सभी मेरे कदमों में आ गए। कियान ओबरॉय किसी से नहीं डरता ना, आज तक उसे कोई नहीं मार पाया ना, पर अफसोस अब वो मेरे हाथों मारा जाएगा। और फिर विवान और राघव और उसके बाद एक एक कर सभी। इन सबके मरने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। न केवल मुझे मुंबई मिल जाएगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर भी मेरा राज होगा। सब पर हुकूमत करने का मेरा ये सपना अब पूरा होगा। कोबरा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए जोरावर ने कोबरा की तरफ देखा तो कोबरा के चेहरे पर खुशी के भाव न देखकर जोरावर ने कहा, क्या हुआ कोबरा, तू मेरी खुशी में खुश नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात पर कोबरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है जोरावर, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। क्या सही नहीं लग रहा तुझे? जोरावर ने एकटक उसे घूरते हुए कहा। तो कोबरा ने डरते हुए कहा, हम सबको कमजोर समझले पर हमें कियान ओबरॉय को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसे कम आंकना, बेवकूफी करना होगा। उद्धरण चिन्ह। तू क्या कहना चाहता है? कियान ओबरॉय मुझसे से जीत जाएगा? ये कहते हुए जोरावर की आवाज में गुस्सा भरा था। कोबरा ने उसकी बात पर कहा, मैंने यह नहीं कहा जोरावर, पर कियान ओबरॉय को हराना मुश्किल है। वो कब बाजी पलट देता है किसी को नहीं पता। कियान ओबरॉय हारी हुई बाजी भी जीत जाता है, बस हमें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। कोबरा। जोरावर ने जोर से कहा तो कोबरा डर गया। तभी जोरावर ने कोबरा को घूरते हुए कहा, मैं यहाँ कियान की तारीफ सुनने नहीं बैठा। उसकी बीवी और बेटी दोनों ही मेरे पास हैं। मैं जब चाहूँ दोनों को मार सकता हूँ। मैं ये खेल जीत चुका हूँ और तू मुझे हारने के सपने दिखा रहा है। मत भूल, मेरे पास एक ऐसा वेपन है जो इन सबको एक साथ चिताओं पर लिटा सकता है। बस एक बार मेरा कार्तिक आ जाए, उसके सामने तो मौत भी घुटने टिकती है। फिर यह कियान क्या चीज है? कार्तिक कियान को अपने पैरों तले मसल देगा। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर कार्तिक का जिक्र होते ही कोबरा डर गया। उसकी आंखों में डर और खौफ दोनों ही दिखने लगा। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया और हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने कुछ भयानक मंजर आ गए जिन्हें देखकर कोबरा सहम गया और उसने मन ही मन खुद से कहा, नहीं नहीं, कार्तिक यहाँ नहीं आना चाहिए। वह इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक जानवर है। वह गया तो सिर्फ तबाही मचेगी। काश की जोरावर का मैसेज कभी कार्तिक तक पहुंचे ही ना। उद्धरण चिन्ह। कोबरा मन ही मन कार्तिक के ना लौटने की प्रार्थना कर रहा था। तो वही जोरावर कार्तिक के आने की उम्मीद लगाए बैठा था। तारानकन तारानकन तारानकन, आखिर कौन है ये कार्तिक? जोरावर का साथ दे रहा कोबरा क्यों नहीं चाहता कि कार्तिक वापस आए? आगे क्या मोड़ लेगी यह कहानी जानने के लिए बने रहे। https://pocketnovel.onelink.me/ciso/new-igno-of-2ch448 क्रुएल्टी। चैप्टर 448। क्रुएल्टी। साउथ अफ्रीका। जितना ज्यादा खूबसूरत उत्तर ही ज्यादा खतरनाक। वह जंगल साउथ अफ्रीका में स्थित था जहां जाने से सभी लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था, जो इंसान एक बार उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। उस पूरे जंगल में एक कबीले का राज था। पीढ़ियों से उसके कबीले के लोग उस जंगल में राज करते आ रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो बाहर की दुनिया के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। वो उन अनजान लोगों को मार देते थे जो उनकी मर्जी के बिना उस जंगल में घुसने की कोशिश करते थे। कोबरा का मैसेज लेकर आया वह आदमी जंगल के पास खड़ा था। तभी जंगल के अंदर से कुछ लोग आए। उनकी भाषाएं अलग थी, पर उनके साथ एक इंडियन आदमी भी था। वो दोनों ही लैंग्वेज जानता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके सामने खड़े आदमी ने उसके हाथ एक लेटर थमा दिया। सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड के जमाने में भी ये लोग लेटर द्वारा बात कर रहे थे। उस आदमी ने सामने खड़े आदमी को लेटर पकड़ाते हुए कहा, कार्तिक के लिए है। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही उस आदमी ने सर हिला दिया और लेटर लेकर चला गया। जब वो कबीले में पहुंचा तो उसने लेटर को कबीले के सरदार को दिया। सरदार ने लेटर देखकर उस आदमी को वापस से लेटर देते हुए अपनी ही भाषा में कहा, पढ़कर सुनाओ हमें इसमें क्या लिखा है। उद्धरण चिन्ह। सरदार की बात मानकर वो आदमी उसे लेटर को पढ़कर सुनाने लगा। मैं चाहता हूँ अब तुम वापस आ जाओ। अब तक तुम ठीक हो गए होंगे, इसलिए घर लौट आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है कार्तिक। उद्धरण चिन्ह। उस लेटर में इतना ही लिखा था। सरदार ने लेटर में लिखी बात के बारे में सोचते हुए कहा, जोरावर, कार्तिक को बुला रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ कार्तिक ही कर सकता है। पर अभी कार्तिक पूरा तरह ठीक नहीं हुआ है। उसे ठीक होने में अभी भी 7 दिन बाकी हैं। अगर अभी उसे इस लेटर के बारे में बता दिया तो वह यहाँ से चला जाएगा और इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। अभी कोई भी कार्तिक से कुछ नहीं कहेगा। 7 दिन बाद मैं खुद उसे इस लेटर के बारे में बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सरदार ने उसी आदमी की तरफ देख कहा, और तुम जोरावर तक ये खबर पहुंचा दो। कार्तिक 7 दिन बाद ही वापस लौटेगा। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने सरदार की बात सुनकर सिर हिलाया और वहां से चला गया।
इंडिया में विवान और राघव दोनों को ही उसी जगह लाया गया था जहां जोरावर ने किया और सुहानी को रखा हुआ था। दोनों को उसी गोडाउन में रखा गया था। दोनों के आंखों पर अभी भी काला रंग का कपड़ा बंधा था और उनके हाथ भी पीछे करके बंधे हुए थे। जोरावर दोनों को देखकर डेविल स्माइल अपने होठों पर लिए हंस रहा था। उसके इशारे पर दोनों के आंखों पर से पट्टी हटा दी गई। पट्टी के हटते ही दोनों की आंखों के सामने से अंधेरा भी छट गया। अब वो दोनों ही अपने सामने खड़े जोरावर को देख रहे थे और जोरावर भी दोनों को देखते हुए होठों को तिरछाकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने हंसते हुए कहा, देखा कोबरा, मेरे दोनों जानवर मेरे पास आ गया। एक जिसे मैंने खुद अपने टुकड़ों पर पाला और उसे इतना बड़ा कर दिया, और दूसरा जो खुद बादशाह समझकर मुझे अपना गुलाम बनाने जा रहा था। अब देखो कैसे दोनों मेरे ही गुलाम बन गए। उद्धरण चिन्ह। राघव और विवान दोनों ही उसे घूरकर देख रहे थे। तभी विवान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, माँ और क्या कहा है? जोरावर ने विवान की बात पर हंसते हुए कहा, यही है मेरे पास, पर अब बहुत जल्दी दोनों ऊपर जाने वाली हैं। पर तू फिक्र मत कर, दोनों को ऊपर भेजने से पहले तुझे उनसे मिलाऊंगा जरूर। उद्धरण चिन्ह। जोरावर ने जैसे ही यह कहा तभी राघव ने गुस्से में कहा, तुझे हम दोनों चाहिए थे। हम है तेरे सामने, तुझे जो भी हमारे साथ करना है कर ले, पर उन्हें जाने दे। उद्धरण चिन्ह। जोरावर राघव के पास आया और उसे देखते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं मैं दोनों को? ये दोनों तो वह चिड़िया है जिसके अंदर तुम सबकी जान बसती हैं। फिर कैसे मैं इन चिड़ियाओं को आजाद कर दूं? इन दोनों को अपनी कैद में रखकर तो मैं तुम सबको तड़पा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जोरावर अपनी बात पूरी कर शैतानों की तरह हंसने लगा। राघव और विवान दोनों ही समझ गए जोरावर उनकी नहीं सुनेगा। तभी जोरावर के इशारे पर दोनों को ही पिंजरे में बंद कर दिया गया। वही एक जेल टाइप पिंजरा था। उसकी सलाखें लोहे की थीं। जोरावर ने राघव को देखते हुए कहा, रॉबर्ट का माल भी मेरे पास है। सोच जरा, अगर रॉबर्ट का माल सही टाइम अपनी जगह नहीं पहुंचा तो वह तेरे साथ क्या करेगा? जानता है न रॉबर्ट किसका आदमी है, कितने खतरनाक है वह लोग। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात सुनकर राघव ने सलाखों को अपने हाथों भर लिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। फिर जोरावर विवान के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुझे क्या बनाकर रखा मैंने, और तूने मुझे ही धोखा दिया। अपने असली बाप से मिलते ही मुझे भूल गया, मुझे जिसने तुझे 5 साल की उम्र से ही अपने साथ रखा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? तुझसे अपनी बेटी की शादी करके तुझे और ऊंचा उदाह देना चाहता था, पर तूने तो धोखा दिया मुझे, जिसका बदला तो आज मैं तुझसे लेकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। विवान को देखते हुए जोरावर ने एक आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उस आदमी ने जोरावर के हाथ में लोहे की गर्म रोड दे दी। जोरावर ने विवान को नफरत से देखते हुए उसके सीने में रोड को जबरदस्ती घुसाने लगा। ये देखकर राघव के होश उड़ गए और उसने सलाखों को और कसकर पकड़ लिया। विवान बहुत कोशिश की रिएक्ट न करने की, पर उसके चेहरे पर दर्द दिखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। जोरबार बेरहमी से उसके सीने में रोड को अंदर तक उतार रहा था। ये सब देखकर राघव से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में कहा, जोरावर यह क्या कर रहा है? तू छोड़ दे उसे, बाद में बहुत पछताएगा तू। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे उसे। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर जोरावर उसके ऊपर हंसते हुए बोला, ये तो कह रहा है राघव जो खुद कुछ टाइम से मरना चाहता था, आज मैं उसे मार रहा हूँ तो तुझे दर्द हो रहा है? ये दुश्मनी इतनी जल्दी याराना में कैसी बदल गई? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर जोरावर हंसने लगा। वो फिर से विवान के सीने में रोड को उतारने लगा। तभी कोबरा सुहानी और किया को वहां लेकर आ गया। जैसे ही दोनों ने जोरावर को विवान पर जुल्म करते देखा तो दोनों ही कोबरा को धक्का देकर विवान के पास चली गईं। किया ने जोरावर को जोर से धक्का दिया तो वह पीछे होता हुआ गिरने को हुआ। सुहानी विवान को संभालना चाहती थी, पर उसके और विवान के बीच लोहे की सलाखों से बनी दीवार थी। सुहानी रोते हुए विवान को देख रही थी। इधर किया जोरावर को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम जानवर हो क्या? ये क्या कर रहे थे तुम? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए किया जोरावर को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसके आदमियों ने किया को पकड़ लिया। जोरावर किया के पास आया, उसे घूरते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर विवान और राघव दोनों ने ही रिएक्ट किया। तभी जोरावर ने किया के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए विवान की तरफ देख बोला, क्यों दर्द हो रहा है इसे देखकर? मेरी कनिष्का को भी इतना ही दर्द हुआ था जब तू उसे छोड़कर गया था। अब देख मैं क्या करता हूँ। कनिष्का के हर बूंद आंसू की कीमत तेरी इस बहना को चुकाने होगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जोरावर ने किया को जोर से धक्का दिया। किया खुद को संभाल नहीं पाई और राघव के पिंजरे के पास जाकर गिरी। इससे पहले किया सलाखों से टकराकर घायल होती, राघव ने अंदर से हाथ बढ़ाकर जल्दी से किया को गिरने से बचा लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। क्या बात है यार, आजकल कमेंट बहुत कम दिख रहे हैं। देखो यारो, अपन को व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, पर कमेंट से पड़ता है जब तक वो पढ़ने को न मिले। लिखने का मन ही नहीं करता। 10 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, कर दिया करो यार। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/d017 Untitled Chapter 449। दिस इज नॉट एंड। किया राघव के हाथों के सहारे लटकी हुई थी। राघव ने उसे बचा लिया था। अगर वो किया को नहीं संभालता तो किया आज घायल हो गई जाती। विवान ने जोरावर को किया को धक्का देते देखकर उसने गुस्से में सलाखों को कसकर पकड़ लिया था। उसने जोरावर को घूरते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, जो करना है मेरे साथ कर, उसके साथ नहीं। विवान की बात सुनकर जोरावर हंसने लगा और फिर विवान की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों बुरा लगा? उसे चोट लगी तो तुझे दर्द हुआ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो इसे बहुत कुछ सहना है। तुझे दर्द दूंगा तो तू बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए अब तुझे नहीं इसे दर्द दूंगा। इसे तड़पते देखकर तुम दोनों भी तड़पोगे। जोरावर की बातें सुनकर विवान की आंखें गुस्से से भर गईं।
उसकी आंखों में लाल डोरों को जाल बिछ गया था। उसने जोरावर को बेहद गुस्से और नफरत से देखा। जोरावर ने विवान से नजरें हटाकर किया को देखा और उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। किया जोरावर को अपने पास आते देखकर चौंक गई। उसने डर से राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने भी किया का हाथ को कसकर पकड़े हुए कहा, डोंट वरी किया, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जैसे ही जोरावर किया के पास आकर उसे पकड़ने को हुआ, वैसे ही राघव ने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया। जोरावर राघव के हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने में लगा, पर राघव की पकड़ उसके गर्दन पर मजबूत थी। तभी कोबरा कुछ आदमियों के साथ आया और वे सब मिलकर राघव को जोरावर से दूर करने लगे। वे सभी राघव को पीछे से मार रहे थे, पर फिर भी राघव ने जोरावर की गर्दन नहीं छोड़ी। तभी कोबरा ने राघव के उसी हाथ पर मारा जिस हाथ से राघव ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी। कोबरा के वार करते ही राघव के हाथ से जोरावर की गर्दन छूट गई और जोरावर राघव से दूर होते ही जोर जोर से खांसने लगा। जोरावर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रहा था। कुछ देर तक वे राघव को देखते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा था। जैसे ही उसकी सांसें नॉर्मल हुई, जोरावर जोर से चिल्लाया, कोबरा मार इस सालों को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्दन पकड़ने की। ये कहते हुए जोरावर राघव के पिंजरे के पास आया और पिंजरे के पास खड़ी किया को उसके बालों से पकड़ लिया। राघव ने उसे रोकना चाहा तो जोरावर के आदमी उसे और मारने लगे। तभी जोरावर ने उसे पीटते देखकर किया के बाल को थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए कहा, आग बराबर लगी है दोनों तरफ, इतनी खास है क्या तेरे लिए? पर मैंने तो सुना था इसकी शादी हो गई, फिर भी तू इसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। बड़ा खास याराना लगता है दोनों का। फिर किया की तरफ देख कहा, कुछ तो बात है तुझमें, 2 दिनों में ही तूने इसे अपना दीवाना बना दिया। देख कैसे तेरे लिए तेरा आशिक अपनी जान देने को भी तैयार है। बोल मार दूं इसे। जोरावर की पकड़ किया के बालों पर कसी हुई थी। उसके सिर में अब दर्द होने लगा था। उसने जोरावर को देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। फिर जोरावर विवान की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए कहा, क्या बात है विवान, तेरी बहन के इतने चाहने वाले हैं। वैसे खूबसूरत भी यह अपनी माँ की तरह ही है। जोरावर ने किया को देखते हुए और फिर विवान की तरफ देख कहा, धंधे में उतार दे इसे, नोटों की बारिश होगी, ओबरॉय एम्पायर और बड़ा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जोरावर के ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। विवान सलाखों के पीछे था, इसलिए जोरावर इतना बोल पा रहा था। विवान ने अपनी पकड़ को सलाखों पर थोड़ा और कस लिया और अपनी लाल आंखों से जोरावर को देखने लगा। राघव भी उतने ही गुस्से में जोरावर को देख रहा था और जोरावर दोनों को देखते हुए हंस रहा था। तभी उसने किया को जोर से धक्का दिया और कोबरा से कहा, बांध दे इसे रस्सियों से, यह बहुत काम की चीज है। उद्धरण चिन्ह। जोरावर के इशारे पर फिर से एक आदमी ने उसके हाथ में लोहे की गर्म रोड थमा दी। जोरावर इस बार उस रोड को लेकर राघव के पास जा रहा था और तभी उसके नजदीक जाकर उसने उस रोड को राघव के सीने में उतार दिया। उसके सीने में रोड के उतरते ही राघव जोर से चिल्लाया। उधर कोबरा ने किया को एक पिलर से बांध दिया। सुहानी भी एक पिलर से बंधी थी। जोरावर ने सबको एक नजर देखा और किसी को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव होते ही जोरावर ने कॉल पर कहा, कियान ओबरॉय कैसा लग रहा है पहली बार किसी से हारकर। ये बोलकर वो हंसने लगा और हंसते हुए ही आगे बोला, मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुझे हराकर, काश कि तू अभी मेरे सामने होता और मैं तेरी यह हारी हुई शक्ल देखता। उद्धरण चिन्ह। जोरावर के बोलने के अगले पल ही कियान ने कॉल के दूसरी तरफ से कहा, तो देख ले तेरे सामने ही खड़ा हूँ। कियान की बात सुनकर जोरावर को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वह अपने कान से फोन हटाकर देखने लगा। कॉल कट हो गई थी। उसने सामने देखा तो उसके कोई नहीं था। फिर वह पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते ही उसका सामना कियान से हुआ। कियान को देखकर जोरावर की आंखें बड़ी हो गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कियान, ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता चला कि मैंने सबको यहाँ रखा है? जोरावर कियान को देखकर मुंह ही मुंह बड़बड़ाया। फिर उसने राघव और विवान की तरफ देखा। दोनों ही पिंजरे से बाहर थे। विहान और अर्जुन किया और सुहानी के हाथों की रस्सी खोल रहे थे। रूहान और रेहान राघव और विवान के सीने में धंसी रोड को निकाल रहे थे। ये सब देखकर जोरावर को कोबरा की कहीं बात याद आने लगी। कियान ओबरॉय को कम मत आंकना, वह कब बाजी पलट दे किसी को नहीं पता। हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है ये कियान ओबरॉय अच्छे से जानता था। वह एक बाजीगर था। हार को जीत और जीत को हारना में बदलना कियान की फितरत थी। वह अभी भी फटी फटी आंखों से कियान को ही देख रहा था। दरअसल कियान ने अर्पित को उस नंबर की लोकेशन निकालने के लिए बोला था। विवान और राघव के जाने के कुछ देर बाद ही उसे अर्पित ने नंबर की लोकेशन सेंड कर दी और कियान सबके साथ वहां पहुंच गया। वहां जाकर कियान के लिए जोरावर को ढूंढना मुश्किल नहीं था। कियान ने उसी नंबर पर कॉल किया और उसे आदमी ने कियान को गोडाउन तक पहुंचा दिया। इधर अर्जुन ने किया के हाथों की रस्सी खोल रहा था। उसकी नजरें किया के चेहरे पर थी जहां पर जोरावर के हाथ की उंगली छपी थी। अर्जुन ने किया के चेहरे को हाथों में भर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उस हाथ को तोड़ दूंगा जिसने तुम्हें छुआ है किया। उद्धरण चिन्ह। वह सभी जोरावर के सामने खड़े थे। कियान ने उसे देखते हुए कहा, मेरी शक्ल देखना चाहता था ना, देख ले तेरे सामने खड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जोरावर कियान की बात पर सिर नीचे कर हिला दिया और फिर कियान की आंखों में देखते हुए बोला, सही कहते हैं लोग तेरे बारे में, यू आर अ गेम चेंजर। मेरी जीत को तूने आसानी हार में बदल दिया। आज तेरे हाथों में मर जाऊंगा, पर मेरी मौत को अंत समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह एक न्यू बैटल की शुरुआत होगी। मेरी मौत आगाज होगी ओबरॉयज की बर्बादी का। उद्धरण चिन्ह। कियान ने उसकी बात पर उसे एक आईब्रो उठाकर देखा और चेहरे पर गुरूर लिए कहा, अगर यह जंग का आगाज है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा, आई प्रोमिस। ये सुनकर जोरावर हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, सुना है कियान ओबरॉय अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तो क्या तू अपना वादा पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेगा?
उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कियान ने कहा, जो मुझसे शुरू हुआ है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ही लौटकर क्यों ना आना पड़े, मैं आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कियान की आवाज कोर्डिनेंस से भरी थी और उसकी आंखें ऑब्सेशन से भरी थीं। जो जुनून जोरावर को कियान की आंखों में दिख रहा था, उसे देखकर जोरावर को कियान की बात यकीन हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है जो उसने कहा? क्या वह सच में लौटकर आएगा? जोरावर मन में ही खुद से बात कर रहा था। कियान की उसे ही देख रहा था कि तभी राघव और विवान के सीने से रोड के निकलते ही दोनों बुरी तरह चिल्लाए। उनकी दर्द भरी चीखें वहां गूंज गई। विवान ने उसे रोड को उठा लिया जो अभी उसके सीने से निकला था। उसके कान जोरावर के किया के लिए बोले गए घटिया शब्द गूंज रहे थे। उसने रोड को और कसकर पकड़ा और भागते हुए जोरावर के पास आया। वह जैसे ही जोरावर के सीने में रोड उतारने को लिए हुआ कि तभी उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अपने बचपन के कुछ मोमेंट याद आने लगे, जब वह बेसहारा था और जोरावर उसका सहारा बना था। जोरावर ने ही तो उसे इतना बड़ा किया था। विवान ने उसे छोड़ दिया और कियान की तरफ देख कहा, पापा मैं इसे मार नहीं सकता, पर मैं रोकूंगा भी नहीं इसे मारने से। इसे आसान मौत मत देना पापा। उद्धरण चिन्ह। कियान ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिला दिया और जोरावर के पास जाने लगा। तभी जोरावर वी के अदमियों ने भी हमला कर दिया और देखते ही देखते वहां बैटल दी शुरू हो गई। तारानकन तारानकन तारानकन। पैक आशी में देखती हूँ आप दोनों रेगुलर कमेंट करते हैं। कुछ और रीडर है वह भी रेगुलर कमेंट करते हैं। आई नो चैप्टर की लेंथ छोटी है पर उसकी भी एक वजह है, टाइम की कमी है। पर जल्दी ही लॉन्ग चैप्टर आएंगे और चैप्टर छोटे देने की वजह भी जल्दी ही आप सबको बताऊंगी। एंड आई एम श्योर वजह आप सबको पसंद आएगी। अब एक सवाल, राघव को जिंदा देखना है या उसका अंत कर दूं? https://pocketnovel.onlink.me/ciso/7prv0 टाइटल चैप्टर 450। जोरावर का अंत और एक नई शुरुआत। विवान ने उसे छोड़ दिया और कियान की तरफ देख कहा, पापा मैं इसे मार नहीं सकता, पर मैं आपको रोकूंगा भी नहीं इसे मारने से। इसे आसान मौत मत देना पापा, इसने किया के बारे में बहुत गलत कहा है। उद्धरण चिन्ह। कियान ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिला दिया और जोरावर के पास जाने लगा। तभी जोरावर के अदमियों ने हमला कर दिया और देखते ही देखते वहां बैटल शुरू हो गई। विहान, रेहान, रोहन, अर्जुन सभी जोरावर के आदमी से लड़ रहे थे। इधर जोरावर ने भी कियान को देखते हुए लोहे की एक रोड उठा ली थी और उसके ऊपर वार करने तेजी से आगे बढ़ा। तभी कियान ने उसके वार को रोकते हुए जोरावर के उस हाथ को पकड़ लिया जिसमें लोहे की रोड थी। उसने अपने दूसरे हाथ जोरावर के चेस्ट पर पंच मारा। पंच पड़ते ही जोरावर 2 कदम पीछे हट गया। जोरावर ने कियान को घूरकर देखा और फिर से उस पर वार करने को हुआ। तभी कियान उसके दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए जोरावर के सिर पर अपने सर से मारा। जोरावर की नाक से खून बहने लगा, उसका सिर झंझना गया और कियान उसे धुंधली आंखों से दिखने लगा। तभी उसने हिम्मत कर फिर से कियान पर अटैक किया और उसे किक करने के लिए उसे एक लात मारी, जिसे कियान ने रोकते हुए पकड़ लिया और उसके उस पैर को ही तोड़ दिया। कियान के छोड़ते ही जोरावर फ्लो पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। तभी कियान पंजों के बल उसके सामने बैठ गया और अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुझे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर तू खुद मरने के लिए मेरे रास्ते में आ गया। मुझ पर वार करता तो मैं तुझे छोड़ भी देता, पर तूने मेरी जान और मेरे प्यार को निशाना बनाया, जिसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। ये कहते हुए कियान ने जोरावर का हाथ पकड़कर मोड़कर तोड़ दिया। जोरावर दर्द में बुरी तरह चिल्लाया। कियान फिर आगे कहा, मेरे बेटे को पनाह दी थी तूने, इसलिए तुझे ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा, आसानी से तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर जोरावर ने हंसने लगा। उसकी हंसी से भी उसका दर्द झलक रहा था, पर उसे इस तरह मार खाते हंसते देखकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। तभी जोरावर ने हंसते हुए कहा, मैं आज मर जाऊंगा, पर तू भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा कियान ओबरॉय, तू भी बहुत जल्द इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जोरावर की बात पर कियान ने तिरछी मुस्कान होठों पर लिए कहा, आई डोंट केयर। मरने से वह डरते हैं जिन्हें जिंदगी की ख्वाहिश रहती है। कियान ओबरॉय न पहले कभी मरने से डरा न आज डरता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कियान ने उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। जोरावर एक बार फिर दर्द में चीख उठा, पर अगले ही पल वह फिर से हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, कियान ओबरॉय मेरी मौत अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी जीने का ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि एक तूफान आने वाला है तेरी जिंदगी में जो सब तबाह कर देगा, सब उड़ा ले जाएगा अपने साथ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह फिर से हंसने लगा। तभी कियान ने अपनी गन जोरावर के मुंह में डाल दी। जोरावर उसे फटी फटी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में डर दिख रहा था, तो वही कियान की आंखें कोल्डनेस से भर गई थीं और तभी उसने उसकी आंखों में देखते हुए ट्रिगर दबा दिया और अपने गन की सारी बुलेट्स जोरावर के अंदर भर दी। 1 वीक लेटर, ओबरॉय विला, सभी हॉल में बैठे थे। राघव भी 1 वीक से सबके साथ विला में ही रह रहा था। उसकी इंजरी की वजह से कियान ने उसे ठीक होने तक विला में ही रुकने के लिए कहा था। इस बीच शीना भी आ गई थी। वो कियान के सामने बैठी थैंक्सफुल नजरों से उसे ही देख रही थी। कियान से उसका मदद मांगना खाली नहीं गया था, उसे उसका बेटा मिल गया था, एक नए रूप में। विवान सांझ के चेकअप के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर आया था। उसकी प्रेगनेंसी को 3 वीक हो गए थे। डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे थे। आमतौर पर सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के 5 वीक के बाद की जाती है, पर सांझ के केस में ये 3 वीक्स में ही हो रही थी। सांझ की वीकनेस और उसे हो रहे पेन की वजह से सांझ और विवान दोनों की ही नजरें मॉनिटर पर थीं, जहां उन्हें उनके बच्चे की हल्की धुंधली सी झलक दिख रही थी। अपने बच्चे को देखकर दोनों के होठों पर प्राइसलेस स्माइल थी।
सोनोग्राफी हो जाने के बाद डॉक्टर ने विवान से कहा, देखिए मिस्टर ओबरॉय, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत धीमी गति से हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद बच्चा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए डॉक्टर रुक गए। सांझ और विवान दोनों ही डॉक्टर को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। तभी सांझ ने जल्दी से कहा, क्या हुआ डॉक्टर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए, क्या मेरा बच्चा ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सांझ ने विवान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। विवान ने भी उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए उसे संभालने लगा। तभी डॉक्टर ने मध्यम आवाज में कहा, अगर अगले कुछ महीने बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं होती तो मे भी आपका बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की यह बात सुनकर विवान की आंखें गुस्से से भर गई और उसने डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। फिर उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? डॉक्टर विवान को देखकर डर गए। तभी सांझ ने विवान को डॉक्टर से दूर करते हुए कहा, डॉक्टर आप मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सांझ का गला भारी हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने सांझ को देखते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखें और प्रॉपर डाइट लें, योग करें और टाइम से खाना खाएं। हर दूसरे वीक अपना वेट और अल्ट्रासाउंड करवाते रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर विवान को देखकर घबराते हुए जल्दी जल्दी में सब बोल रहा था। दूसरी तरफ विला में राघव गार्डन में खड़ा था। तभी किया उसके बगल आकर खड़ी हो गई। उसने सामने देखते हुए राघव से कहा, तुम आज चले जाओगे? उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनकर राघव ने किया को तिरछी नजरों से देखा और उसे देखते हुए ही कहा, हाँ अब मैं ठीक हो गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर किया ने कहा, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। किया के मुंह से थैंक यू सुनकर एक बार फिर राघव किया को देखने लगा, जैसे उससे थैंक यू की वजह पूछ रहा हूँ। किया ने भी उसकी तरफ देख कहा, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है उसे जाने मत देना, ऐसे ही रहना राघव, खुद को अब कभी मत बदलना। यहाँ से जाने के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना। उद्धरण चिन्ह। किया की बात पर राघव ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे किसी और से प्यार करने के लिए बोल रही हो? जानती हो ना, अब इस दिल को ही नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। किया ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, ऐसा हमें सिर्फ लगता है कि इस दिल में कोई और नहीं आ सकता, पर ऐसा होता नहीं राघव। जिन्हें आना होता है वो चुपचाप आकर बस भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तुम देखना, एक दिन कोई तुम्हारे दिल में बस भी जाएगा और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। आई विश की वह दिन कभी ना आए, राघव ने कहा तो किया ने उसकी बात पर कहा, आई विश की वह दिन बहुत जल्द आए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दोनों ही मुस्कुरा दिए। तो वही उनसे कुछ दूरी पर खड़ा अर्जुन दोनों को ही घूर रहा था। किया का राघव से हंस हंस कर बात करना अर्जुन को अंदर ही अंदर जला रहा था। तारानकन तारानकन तारानकन, राघव जिंदा है और अब इसके लिए भी बंदी ढूंढनी पड़ेगी। आज एक और सवाल है, रिबर्थ में सुहानी का नाम सुहानी ही रहने दूं या चेंज कर दूं? वेल कमेंट्स के लिए थ्रोइंग किसेस https://pocketnovel.onlink.me/ciso/8wov74845 डेस्टिनी चेंज आर डेस्टिनेशन। चैप्टर 451 डेस्टिनी चेंज आर डेस्टिनेशन। आई विश की वह दिन कभी ना आए, राघव ने कहा तो किया ने उसकी बात पर कहा, आई विश की वह दिन बहुत जल्द आए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दोनों ही मुस्कुरा दिए। तो वही उनसे कुछ दूरी पर खड़ा अर्जुन दोनों को ही घूर रहा था। किया का राघव से हंस हंस कर बात करना अर्जुन की आंखों को यह नजारा अंदर ही अंदर जला रहा था। उससे अब और वहां खड़े होकर यह सब देखा नहीं गया, इसलिए वह अपने कदमों को तेज कर जल्दी से उनके पास आ गया और दोनों को देखते हुए बीच में ही कहा, हेलो राघव, अब तुम कैसे हो? ये कहते हुए अर्जुन ने राघव की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, तो वही उसकी ग्रे आंखें राघव को घूर रही थी। राघव उसकी आंखों को देखकर ही समझ गया वो उससे गुस्से में देख रहा है, पर तभी राघव ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा हूँ। उसने भी अर्जुन के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वह अर्जुन की आंखों में झांकने लगा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, डोंट जेलोस मी, मैं आज वापस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर अर्जुन को अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हुआ, पर अपने चेहरे पर वो खुशी न लाते हुए उसने अपने एक्सप्रेशन को कोल्ड रखते हुए कहा, ओह ये तो अच्छी बात है, अब तुम ठीक भी हो गए हो तो अब तुम आराम से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। किया दोनों को बातें करता छोड़कर वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद अर्जुन ने राघव से कहा, जा रही हो तो वापस लौटकर मत आना और हाँ, मेरी बीवी का फितूर अपने दिमाग से निकाल देना, वह मेरी है, अंडरस्टूड? उसकी बात पर राघव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और फिर उसने कहा, एक फितूर को उतरने के लिए दूसरे फितूर का चढ़ना जरूरी होता है अर्जुन। जब तक दूसरा फितूर नहीं चढ़ जाता तब तक किया का फितूर तुम तो क्या मैं भी नहीं उतार सकता अपने सिर से। उसकी इस बात पर अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत जिद्दी है तू। उद्धरण चिन्ह। राघव ने स्माइल करते हुए कहा, बाय बर्थ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन उसके इस जवाब से समझ गया राघव उसे उसी की कहीं बात याद दिला रहा था। उसने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए दोबारा मत मिलना प्लीज। अर्जुन की इस बात पर राघव ने कहा, डेस्टिनी चेंज अवर डेस्टिनेशन, क्या पता तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते और भाग्य हमें फिर से मिला दे। उद्धरण चिन्ह। देन आई विल हिट डेस्टिनी, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा तो राघव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल से विवान और सांझ वापस आ गए तो राघव और शीना सबसे मिलकर जाने लगे। राघव ने सुहानी के पैर छुए और उसे मुस्कुराते हुए देखा तो सुहानी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो और जिंदगी को नदी की तरह बहने देना, इसे रोककर मत रखना। एक आएगा एक जाएगा, पर जो तुम्हारा होगा वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रह जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बातें पहली नुमा थीं, जिसे राघव, शीना और कुछ लोग भी इसका मतलब समझ रहे थे। वे दोनों सबसे मिलकर चले गए।
सभी हॉल में बैठे थे। इतने टाइम बाद सभी खुश दिख रहे थे, एक दूसरे से बातें करते हुए सभी स्माइल कर रहे थे कि तभी सुहानी की नज़र विवान पर गई। विवान सर झुकाए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। उसे उदास देखकर सुहानी उसके पास जाकर बैठ गई। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ विवान, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। उसने सुहानी की तरफ देखा और नमे सिर हिला दिया। फिर अगले ही पल वह सुहानी के गले लग गया। कियान और विहान दोनों ही उसे देखने लगे। बात क्या है, उन्हें भी यह समझ नहीं आ रहा था। सुहानी धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगी। तभी कुछ देर बाद विवान सुहानी से अलग हुआ और उसे सब बताया। विवान के बगल बैठे कियान ने भी उसकी सारी बात सुनी, तो वही उसके पास ही खड़े विहान ने भी सब सुन लिया था। सभी ये जानकर हैरान थे कि विवान का बेबी एबनॉर्मल होगा। ये वाकई चिंता वाली बात थी। सभी के चेहरे के भाव बदल गया और सबके चेहरे पर तनाव दिखने लगा। वह सभी इस बारे में सोच रहे थे। फिर सुहानी ने थोड़ा रुककर विवान को समझाते हुए कहा, बेटा अभी डिलीवरी में बहुत टाइम, इस बीच सब ठीक हो जाएगा। हम सब सांझ का बहुत ख्याल रखेंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात सुनकर विवान ने सिर हिला दिया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर शीना वेटिंग एरिया में बैठी थी और राघव वेटिंग एरिया में ही खड़ा रुद्र से कॉल पर बात कर रहा था। राघव ने कॉल पर रुद्र से कहा, कुछ पता चला कनिष्का के बारे में? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, नहीं भाई, मेरे यहाँ आने से पहले ही वह जा चुकी थी शायद, और उसे पता चल गया था जोरावर के मरने के बारे में। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुनकर राघव ने कहा, उसे ढूंढते रहो, जब तक वो मिल नहीं जाती उसे ढूंढते रहो। जोरावर का खून है, अपना रंग जल्दी ही दिखाएगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने ओके कहा और फिर राघव ने कॉल कट कर दिया। वह फोन को जेब में रखकर जैसे ही मुड़ने को हुआ कि तभी एक लड़की ने उसे पीछे से हग कर लिया। राघव सडन उसके हग करने से स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह अभी उसके साथ हुआ क्या। उसने सिर झुकाकर देखा तो एक लड़की के दोनों हाथ उसके चेस्ट पर जमे थे। धीरे धीरे उस लड़की की पकड़ उसके ऊपर कसती जा रही थी। तभी उसने गुस्से में लड़की के हाथ को पकड़ उसे खुद से दूर करना चाहा तो तभी उस लड़की ने राघव की पीठ में अपना चेहरा छुपाए हुए ही कहा, प्लीज 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 हमारी मदद करो, थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहो प्लीज, कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो हमें ले जाएंगे। देखो मैं जानती हूँ तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा होगा, अचानक ऐसे किसी का गले जाना सही नहीं है, पर हम मजबूर हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही राघव ने उसके हाथों पर से अपने हाथ हटा लिए। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में भरी हरी हरी चूड़ियों पर गई। उसके हाथों में मेहंदी रची थी और उसने हरे रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। कुछ सेकंड राघव उसके हाथों को ही देखता रह गया। फिर कुछ आवाजों ने राघव का ध्यान अपनी ओर खींचा। राघव ने नजरें घुमाकर देखा तो कुछ लोग एयरपोर्ट पर किसी को ढूंढ रहे थे। राघव ने उन्हें देखते हुए कहा, यू आर राइट, तुम्हारे चाहने वाले यहाँ बहुत सारे हैं और सबके सब तुम्हें ढूंढ रहे। उद्धरण चिन्ह। राघव की बातों का इशारा समझते हुए उस लड़की ने राघव को और कसकर पकड़ लिया। राघव ने जैसे ही यह महसूस किया उसकी आंखें छोटी हो गई और फिर उसने लड़की से कहा, तुम अपना सारा जोर ही क्यों न लगा लो पर फिर भी तुम मेरी बॉन्ड्स को फ्रैक्चर नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर लड़की ने कहा, कैसे अजीब इंसान है आप, हम इतने प्रॉब्लम है फिर भी आपको हमसे मजाक करना सूझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राघव धीरे से मुस्कुरा दिया और कहा, मिस प्रॉब्लम में आप है, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर आंखें घुमाकर सब ठीक देखकर आगे कहा, मिस प्रॉब्लम आपके चाहने वाले चले गए। उद्धरण चिन्ह। राघव के ये कहते ही उस लड़की ने राघव के ऊपर अपनी पकड़ ढीली करते हुए उससे अलग हो गई। राघव ने उसे मुड़कर देखा तो वह उससे दूर जा रही थी। उसकी बैक राघव की तरफ थी और उसकी पीठ पर काले लंबे बाल लहरा रहे थे। सफेद रंग के सूट में पीछे से देखने पर वो प्यारी लग रही थी। राघव के देखते हुए ही वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। राघव तिरछी मुस्कान होठों पर लिए बोला, मिस प्रॉब्लम दोबारा मत मिलना। उद्धरण चिन्ह। तारांकन https://pocketnovel.onlink.me/ciso/word4pgdx452 कुछ बेचैनी, कुछ जज्बात और कुछ अनकहे एहसास। चैप्टर 452। कुछ बेचैनी, कुछ जज्बात और कुछ अनकहे एहसास। सांझ अपने रूम में बेड पर लेटी थी। झरना और ऋचा दोनों उसका ख्याल रख रही थी, पर सांझ के चेहरे पर छाई उदासी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋचा और झरना दोनों ही उससे बातें करती हुई उसका मन बहलाने की कोशिश में लगी थी, पर उसका ध्यान दोनों की बातों पर था ही नहीं। वह तो अपने ही सोच में गुम थी। तभी सुहानी, स्वाति और शिवी के साथ उसके रूम में आई। सांझ को ऐसे खुद में खोया देखकर वे उसके पास चली गईं। तभी झरना ने सांझ के पास से उठते हुए सुहानी से कहा, माँ देखो ना, हम कितना समझा रहे सांझ को सब ठीक हो जाएगा, पर वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, मैं बात करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। झरना उसकी बात मानकर साइड हो गई और सुहानी उसके पास बैठ गई। उसने एक हाथ सांझ के सिर पर रखकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा ऐसे कब तक उदास रहोगी, कमरे से बाहर निकलो, सबसे मिलो, सबके बीच बैठकर बातें करूं, तभी तो तुम्हारा मन बहलेगा। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात सुनकर सांझ ने उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए रुआसी आवाज में कहा, माँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये कहते हुए वह रोने लगी और सुहानी के गले लग गई। सुहानी उसकी पीठ और सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। तभी स्वाति ने भी सांझ के सिर पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और बेबी वो भी बहुत हेल्थी होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर भी सांझ का रोना बंद नहीं हुआ। फिर शिवी ने उसे कहा, सांझ बेटा शांत हो जाओ, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फिर इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तभी तो तुम्हारा बच्चा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। उद्धरण चिन्ह।
सांझ सुहानी से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगी। उसकी नाक और चेहरा पूरा लाल हो गया था। सुहानी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कहा, अब से तुम नहीं रोओगी। जरा सोचो तुम्हारे रोने से बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा। बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा हेल्थी रहे तो तुम्हें खुश रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात पर सांझ ने धीरे से सिर हिला दिया और अपना चेहरा साफ करने लगी। तभी स्वाति ने माहौल को लाइट बनाते हुए कहा, तुम्हारी माँ अंशिका ने तुम्हें ऐसे रोते देख लिया न तो वो यही समझेगी हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। उद्धरण चिन्ह। स्वाति का साथ देते हुए शिवी ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, अंशिका तो यही बोलेगी न मेरी बेटी को बहू बनाकर तो ले गए पर उसका ख्याल नहीं रखा। उद्धरण चिन्ह। सांझ उनकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सुहानी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहन। ये जिंदगी है मेरे बच्चे, यहाँ खुशी और गम का आना जाना लगा रहता है। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। उद्धरण चिन्ह। सांझ सुहानी के समझाने से समझ गई थी। अब उसके होठों पर हंसी थी और उसे हंसते देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर राघव शीना के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ खनकने की आवाज गई। आवाज सुनकर उसे कुछ याद आया और वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा। तभी उसकी नजर उससे कुछ दूरी पर एक लड़की पर गई जो कैब में अपना सामान रख रही थी। झुकने की वजह से उसका चेहरा उसके काले लंबे बालों से ढका था। एक हाथ से उसने कैब का डोर पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से सामान रख रही थी। तभी राघव की नजर उसके हाथ पर गई। उसके हाथ में हरी चूड़ियों को देखकर राघव समझ गया कि ये वो लड़की है जो उसे मुंबई एयरपोर्ट पर मिली थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और लड़की को देखते हुए कहा, मिस प्रॉब्लम तुम यहाँ भी। उद्धरण चिन्ह। तभी वो लड़की उसके देखते ही देखते कैब में बैठ गई। राघव इस बार भी उसका चेहरा नहीं देख पाया और वो वहां से चली गई। तभी राघव की आंखों के सामने एक हिलता हुआ हाथ आ गया। राघव ने जल्दी से नजरें घुमा ली। तभी शीना ने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या चल रहा है, तू उस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। शीना की बात पर राघव ने जल्दी से कहा, क्या माँ अभी मैं कहा किसी को देख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। माँ हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। क्या तुझे वह लड़की पसंद आई, मैं बात करूँ उससे। अच्छा है न तू भी अब शादी कर लेगा। वैसे भी सबकी शादी हो गई और सुहानी तो ग्रैंडमदर भी बनने वाली है। पता नहीं मैं कब बनूंगी। अगर तू सही टाइम पर शादी कर लेता तो तेरे 2-4 बच्चे मेरी गोद में खेल रहे होते। उद्धरण चिन्ह। शीना को नॉनस्टॉप बोलते हुए देखकर राघव ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे शांत कर दिया और उसे देखते हुए कहा, यह क्या था माँ, आप ऐसे ही किसी को भी देखकर उसके साथ मेरा फ्यूचर प्लान कैसे कर सकती हैं। आई नो आपको मेरी परवाह, पर मैं अभी यह सब बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गया। तभी शीना ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे तो पसंद आई वो लड़की, उसकी आंखें, उसका चेहरा कितना तरासा हुआ लग रहा था। बनाने वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है उसे। उद्धरण चिन्ह। शीना बोलते हुए गाड़ी के पास आई तो राघव ने कार का डोर ओपन कर उसे अंदर बैठने का इशारा किया तो शीना बोलते हुए अंदर बैठने लगी। शीना ने कहा, देख मुझे कुछ नहीं सुनना, अगले 1 महीने के अंदर तुझे शादी करनी है। और हाँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अगर तुझे कोई और पसंद है तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई नहीं है तेरी लाइफ में तो तू इस लड़की को मेरी बहू बना दे। मुझे ये बहुत पसंद है, खूबसूरत भी बहुत है। उद्धरण चिन्ह। शीना का बखान सुनकर राघव ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, आपको इतनी ज्यादा पसंद आई वो, क्या आपने उसका चेहरा देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शीना ने जल्दी से कहा, हाँ मैंने उसका चेहरा देखा। क्या तूने नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर राघव ने सिर हिला दिया तो शीना ने उदासी भरी आवाज में कहा, अच्छा कोई नहीं, मैं उसे ढूंढने में तेरी मदद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। शीना की बात पर राघव उसे हैरानी देखने लगा। वह तो हाथ धोकर उस लड़की के पीछे ही पड़ गई थी। क्या वह लड़की इन्हें इतनी पसंद आई, ये सोचते हुए राघव विंडो से बाहर देखने लगा। तभी शीना ने कुछ स्मेल किया, फिर वह सूंघते हुए राघव के करीब हो गई और उसे सूंघने लगी। राघव फिर से उसे हैरानी से देखने लगा और अजीब सा मुंह बनाकर कहा, यह क्या कर रही हैं आप। तभी शीना ने उसे सरकास्टिकली देखते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम्हारे अंदर से लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। उद्धरण चिन्ह। शीना की बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, यह आज मेरी माँ को हो क्या गया है, कहीं इनके अंदर किसी जासूस की आत्मा तो नहीं घुस गई। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसका ध्यान फिर से उसी बात पर चला गया, लेडीज परफ्यूम, और फिर से उसे मिस प्रॉब्लम की याद आ गई और उसे याद कर उसने मन में खुद से कहा, मिस प्रॉब्लम तुमसे हुई एक मुलाकात ने इतने सवाल खड़े कर दिए, दोबारा मत मिलना वरना। ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। इंडिया में 1 महीने बाद सांझ की प्रेगनेंसी को 2 मंथ हो गए थे और सबकी बात मानकर अब वो खुश भी रहने लगी थी। किया और अर्जुन वापस उदयपुर लौट गए थे। धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा था, पर इस बीच सुहानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात का समय था और वह बालकनी में खड़ी थी, तभी कियान ने उसके पास जाते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। फिर अंधेरे को देखते हुए अपनी गहमी आवाज में उसने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, अब सब ठीक हो गया है सुहानी, फिर यह बेचैनी क्यों। उसकी बात सुनकर सुहानी पीछे मुड़ी और उसकी आंखों के देखते हुए कहा, कियान मैं नहीं जानती यह बेचैनी क्यों है, पर सब ठीक होकर भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये तूफान से पहले की शांति है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कियान ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर उसके माथे को अपने होठों से छूकर कहा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सुहानी ने कहा, हमारे बच्चे वे अब खुश ही रहेंगे ना, उनकी जिंदगी में अब कोई परेशानी तो नहीं होंगी ना।
उन्हें कुछ होगा तो नहीं न? सुहानी के डर को भांपते हुए उसने कहा, वो अपने आने वाली जिंदगी में वे खुश रहेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सुहानी ने धीरे से सिर हिलाया और उसके सीने से लग गई। कियान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। जहाँ एक तरफ सुहानी बेचैन थी तो वहीं दूसरी तरफ कनिष्का गुस्से में पागल हो गई थी। वह अब तक शांत थी तो कोबरा की वजह से। कोबरा ने ही उसे अब तक शांत कर रखा था, वरना वह तो उसी दिन ही सब तबाह करने को तैयार थी। जब उसे जोरावर की मौत के बारे में पता चला था, उसने कोबरा को देखते हुए गुस्से में कहा, कब तक आखिर कब तक हम ऐसे ही छुपते रहेंगे? मुझे अपने डेड के कातिल को मारना है। उद्धरण चिन्ह। कोबरा ने उसे समझाते हुए कहा, कनिष्का अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कार्तिक के लौटने का इंतजार करना होगा। कोबरा की बात पर कनिष्का गुस्से में बोली, और कितना इंतजार करना होगा? भाई अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। डेड की मौत हो गई और उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 https://pocketnovel.onelink.me/ciso/zisipj 76453 रॉ वरीड कियान। चैप्टर 453 रॉ वरीड कियान। कोबरा की बात पर कनिष्का गुस्से में बोली, और कितना इंतजार करना होगा? भाई अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। डेड की मौत हो गई और उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। कोबरा ने उसे समझाते हुए कहा, कनिष्का अपने गुस्से पर काबू पाओ। कार्तिक आ जाएगा, मैंने भेजा है अपने लोगों को पता करने के लिए, जल्दी ही वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी कनिष्का ने कोबरा की बात पर कहा, कोबरा बस एक बार भाई आ जाए, असली तूफान तो उनके आने से ही आएगा। उद्धरण चिन्ह। जी लेने दो उन्हें सुकून की 4 पल की जिंदगी, उसके बाद तो सिर्फ तबाही होगी तबाही। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कनिष्का के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने कोबरा की तरफ देखकर कहा, तुमने डेड को अपनी आंखों से मरते देखा है न? उद्धरण चिन्ह। कनिष्का के पूछने पर कोबरा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर कनिष्का ने एक टक शून्य में देखते हुए कहा, जब भाई आएंगे तब तुम उन्हें सब बता देना, डेड को कैसे मारा था उस कियान ओबरॉय और उसके बेटों ने। उद्धरण चिन्ह। जोरावर ने कनिष्का की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तभी कनिष्का ने आगे कहा, बहुत शौक है ना सबको मौत का खेल खेलने का, एक खेल अब हम भी उनके साथ खेलेंगे। ओबरॉयज की बर्बादी ही मेरी जिंदगी आखिरी मकसद है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने कोबरा की तरफ देखा तो कोबरा उसे ही देख रहा था। कोबरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, अब तक तो मैं सिर्फ कार्तिक को ही खतरनाक समझ रहा था, पर कनिष्का, इसके अंदर भी उतना ही जहर भरा है। जाने क्या करेंगे दोनों भाई बहन मिलकर। इन दोनों साइको को टॉलरेट करने से तो अच्छा होता मैं भी जोरावर के साथ ही मर जाता। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए कोबरा उस दिन के बारे में सोचने लगा जब कियान ओबरॉय ने जोरावर के सेफ पैलेस पर पहुंचकर उसे मारा था। कोबरा ने कियान को गोडाउन में घुसते झूठ देख लिया था, इसलिए वह उससे छुप गया और जोरावर की मौत गवाह बन गया। उसने अपनी आंखों से कियान को जोरावर को मारते देखा था। वह उसे बचाने चाहता था पर जोरावर की नज़र उस पर गई और उसने आंखों के इशारे से कोबरा को अपने पास आने से मना कर दिया। वह उस दिन को याद कर ही रहा था कि तभी कनिष्का की जोर जोर से हंसने की आवाज़ से वह अपने सेंस में आया। उसने कनिष्का की तरफ देखा तो कनिष्का हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए जोर जोर से हंसे जा रही थी। फिर रुककर उस फ्रेम पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, विवान कभी मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार, पर आज मैं तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम्हें मारने के लिए मैं तड़प रही हूँ। जितना तुमने मुझे तड़पाया है ना, आई प्रॉमिस विवान तुम्हें उतना ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं। तुम सोच नहीं सकते तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक और भयंकर होगी, और तुम्हारे बाप की भी। उद्धरण चिन्ह। कोबरा बस एकटक कनिष्का को देखे जा रहा था, वह इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। तभी कनिष्का ने आगे कहा, तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारकर गलती कर दी है विवान, और अब उसकी सजा पूरी ओबरॉय फैमिली को मिलेगी और फिर उस राघव को भी। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने क्या सोचा था कि बदल जाएगा तो एक अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी उसे? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दूंगी। तुम लोगों को मारना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जिस तरह से मेरा परिवार टूटा है अब सबका परिवार टूटेगा। टूटेगा क्या, बर्बाद कर दूंगी मैं सबको। सबकी चिंताएं मेरी आंखों के सामने जलेंगी। उद्धरण चिन्ह। जहां एक तरफ कनिष्का बदले की आग में जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के उसी जंगल में एक दहशत भरी गूंज रही थी, जिसे सुनकर सभी बूढ़े बच्चे जवान डर से कांप रहे थे। वह आवाज इतनी भयंकर थी कि अंदर से सबकी रूह कांप उठी थी। उन सभी की आंखों में मौत का खौफ दिख रहा था। सभी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि वह शांत हो जाए, पर उसकी खतरनाक आवाज की गर्जना और बढ़ती जा रही थी। कबीले की सभी औरतों ने अपने अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाया हुआ था। वह बच्चे डर से कांप रहे थे। कबीले का सरदार भी एकटक उसी झोपड़ीनुमा घर को देख रहा था जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। वह अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कांप रहे थे। दहशत उनके चेहरे और उनके शरीर के कपकपाहट से झलक रही थी कि तभी उसी आदमी ने कहा जो दिखने में इंडियन था। उसने कबीले के सरदार की तरफ देखते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा? उसकी बात पर कबीले के सरदार ने कहा, वह ठीक होने ही वाला था कि तभी उससे एक दिन पहले ही उसके हाथ वह पत्र लग गया और फिर सब खराब हो गया। वह तो उसी पर यहाँ से चला जाने चाहता था। बहुत मुश्किल से उसे सभी लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। सरदार की बात पर उसी आदमी ने कहा, पर कब तक आप सब उन्हें यहाँ रखेंगे? उन्हें जाने दीजिए, आजाद कर दीजिए उन्हें यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। आदमी की बात पर कबीले के सरदार ने उसे हैरानी से देखा और उसे देखते हुए ही कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो कार्तिक का यहाँ से बाहर निकलना मतलब मौत का सरेआम घूमना। कार्तिक एक चलता फिरता जल्लाद है। वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाएगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा
जो उसे रोकने की कोशिश करेगा कार्तिक। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सरदार रुक गया। तभी उसी आदमी ने उनकी बात को पूरा करते हुए कहा, पर अगर वो यहाँ रहे तो आप सबकी जान को भी तो खतरा है। आप जरा सोचिए, अगर वह काबू से बाहर हो गए तो वह आप सबको भी नहीं छोड़ेंगे। वह सबको खत्म कर देंगे क्योंकि उन्हें किसी से लगाव है नहीं। भावनाएं क्या होती है उसका उन्हें एहसास भी नहीं। वह इंसान है पर असल में इंसान है नहीं। इंसान के रूप में वह एक शैतान है। ऐसे इंसान को यहाँ रखकर क्यों आप सब अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? उन्हें जाने दीजिए और अपनी जान बचाइए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कबीले के सरदार ने कहा, आखिर इतने सालों से कार्तिक यही रह रहा था ना, यही ठीक हो रहा था ना, फिर अब जब तक वह ठीक नहीं हो जाता हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसे अभी जाने दिया तो ना जाने वह कितने ही लोगों को अपना शिकार बना लेगा। बाहर की दुनिया तो जानती भी नहीं उसे कैसे काबू करना है, पर हम तो जानते हैं ना उसे कैसे काबू में रखना है। सरदार की बात सुनकर उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक एहसान के बदले इतने सालों से एक ऐसे इंसान को झेल रहे हैं जो पल पल आपके सर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी कबीले के सरदार ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम लोग ऐसे ही होते हैं। हम पर कोई एक बार एहसान कर जाए तो हम सदा के लिए उसके गुलाम बन जाते हैं, और उस एहसान को चुकाने के लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े तो हम देंगे, पर कार्तिक को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। सरदार की बात सुनकर उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, अभी कार्तिक को आने में टाइम है। उसकी बात पर सरदार ने अपना सिर हिला दिया। वे दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक और तेज दहाड़ उनके कानों में गई, जिसे सुनकर एक बार फिर सब कांप उठे। सबकी नजरें एक बार फिर उसी घर की तरफ गई और सरदार ने उधर देखते हुए ही कहा, कार्तिक को जो बीमारी है। उद्धरण चिन्ह। सरदार बोली रहे थे कि उन्हें बीच में रोकते हुए उसी आदमी ने कहा, जेनेटिक है, कार्तिक की माँ को भी यही बीमारी थी इसलिए कार्तिक ऐसा है। उद्धरण चिन्ह। सरदार ने सिर हिलाया और वापस से उसी ओर देखने लगे। तभी उसी घर में से एक आदमी निकलकर आया और उसके हाथ खून से सने थे। ये देखकर बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और औरतें डर से सहम गई। दूसरी तरफ इंडिया में कियान स्टडी रूम में बैठा था। उसका सिर चेयर के क्राउन से टिका था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ में पेपर वेट था जिसे वह टेबल पर रखकर घुमाए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा था। उसके कान में जोरावर की कई बातें गूंज रही थी। यह अंत नहीं शुरुआत है। उसे याद था राजीव ने भी मरने से पहले ऐसा ही कहा था, यह अंत नहीं शुरुआत है। और उसके बाद क्या हुआ था सभी अच्छे से जानते हैं। जोरावर को मारने के बाद कियान सबके सामने ऐसे प्रेजेंट कर रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, पर उसे जोरावर की कहीं एक एक बात याद थी और तब से ही वह इस बारे में पता लगा रहा था कि आखिर जोरावर के ये कहने के पीछे वजह क्या थी। बहुत पता करने पर भी उसे सिर्फ कनिष्का के बारे में ही पता चला था और किसी के बारे में नहीं, और इस बात से वह और परेशान था। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, तो फिर जोरावर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि यह अंत नहीं शुरुआत है? कियान आंखें बंद किए इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे किसी के स्टडी रूम में आने की आहट आई और उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने विवान खड़ा था। टू बी कंटिन्यू। तारानकन तारानकन तारानकन। क्या कियान पता लगा पाएगा कार्तिक के बारे में? https://pocketnovel.onlink.me/ciso/135 I want to kill him। चैप्टर 454 I want to kill him। कियान ने कदमों की आहट सुनकर अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो सामने विवान खड़ा था। विवान को देखकर कियान ने चेयर पर अपनी पोजीशन चेंज कर विवान को देखते हुए कहा, तुम जोरावर के साथ बचपन से रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जिसे जोरावर ने सबसे छुपा कर रखा है? उद्धरण चिन्ह। कियान के अचानक किए इस सवाल पर विवान उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। तभी कियान ने उसे देखते हुए फिर से कहा, जोरावर के घर में कौन कौन था? विवान कुछ पल रुका और फिर उसने आगे कहा, जोरावर कनिष्का और उसकी मां, पर वो कनिष्का के जन्म के बाद ही एक्सपायर हो गई। उद्धरण चिन्ह। विवान की बात पर कियान ने सोचते हुए कहा, नहीं विवान, तुम याद करने की कोशिश करो। जब तुम उसके साथ रहने लगे थे तब कुछ ऐसा जो जोरावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसे वह सबसे छुपा रहा हो, ऐसा कुछ तुमने नोटिस किया था? उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर विवान फिर से सोचने लगा, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी कियान ने उसे सोचते देखकर कहा, इसका मतलब उसने सबसे ही नहीं तुमसे भी छुपाया है उसे। विवान ने उसे देखते हुए कहा, क्या छुपाया है उसने? उद्धरण चिन्ह। कियान चेयर से उठा और उसने गहरी सांस लेकर कहा, यही कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ तुम ही नहीं, कोई और भी है जिसे उसने सारी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। क्या? विवान ने चौंक कर कहा और उसी भाव से आगे कहा, ये बात आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं? कियान ने विवान की आंखों में आंखें डालकर कहा, ही सेड टू मी दिस इज नॉट एंड अ न्यू बिगनिंग। उसके ये कहने के पीछे कोई तो वजह रही होगी, और वो वजह ही उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पॉवर। उद्धरण चिन्ह। कियान के समझाने पर विवान भी अब समझने लगा था। वे दोनों खड़े सोच ही रहे थे कि तभी विहान वहां आ गया, पर सीरियसनेस देखकर उसने कुछ कहा नहीं। तभी विवान ने सोचते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट पापा। उद्धरण चिन्ह। विवान के ये कहते हैं कियान ने कहा, अच्छा तो ये बताओ वह कौन है? जोरावर के सबसे ज्यादा करीब रहता था, वही उसके सारे राज जानता होगा और वही उसके राज तक हमें पहुंचाएगा भी। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर विवान के दिमाग और होठों पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, कोबरा। विवान ने जैसे ही कोबरा का नाम लिया, कियान ने उसे सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या उस दिन वह उसके साथ ही मारा गया था? कियान की बात पर विवान कुछ कहता कि तभी उससे पहले ही विहान ने कहा, नहीं पापा, मैंने पता किया था, वो उस दिन वहां से भाग गया था। वह जिंदा है और अब तक छुपा हुआ है हमसे। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर कियान ने कहा, तो ढूंढो उसे, क्योंकि अब वही हमें जोरावर का सच बताएगा। कियान की बात पूरी होते ही विवान ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा, कनिष्का को ढूंढना होगा, कोबरा अपने आप मिल जाएगा।
फिर विहान और विवान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से सर हिला दिया। उधर सांझ के रूम में झरना और ऋचा दोनों उसे खाना खिलाने में लगी थीं। पर सांझ छोटे बच्चे की तरह जिद किए बैठी थी। झरना सांझ की डाइट का ख्याल रख रही थी, तो वहीं ऋचा उसकी हील थका झरना के हाथ में पकड़े दूध के गिलास को सांझ ऐसे घूर रही थी जैसे वह दूध न होकर जहर हो। झरना ने जिद करते हुए कहा, सांझ आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी, तुम्हें इसे पीना ही पड़ेगा। अरे यार, अपने बारे में नहीं अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसे इसकी जरूरत है यार। झरना की बात सुनकर सांझ में मुंह बना लिया और एक हाथ अपने पेट पर रख लिया, फिर अपने पेट को धीरे धीरे सहलाते हुए बोली, देख रहो बेटा, ये सब आपकी मम्मा के साथ कितनी जबरदस्ती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये सभी आपकी मम्मा पर। बस एक बाहर आप आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इन सबको अच्छा सबक सिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सांझ को शिकायत करते देखकर झरना भी जोश में आ गई और वह भी बेड पर आकर बैठ गई और उसने भी अपना एक हाथ सांझ के पेट पर रखते हुए कहा, बेबी आंटी लव यू टू मच, बट ये आपकी मम्मा है ना, यह अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इसलिए आंटी को जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है आपकी मम्मा के साथ। आप माइंड तो नहीं करोगे ना? उद्धरण चिन्ह। झरना की बात सुनकर सांझ ने मुंह बनाकर कहा, कर लो जितनी जबरदस्ती करनी है, मेरा टाइम भी आएगा, फिर देखती हूँ मैं मेरी को नहीं सुनता, मैं भी ऐसे ही अपनी चलाऊंगी। ऋचा ने दोनों को छोटे बच्चों की तरह बातों से झगड़ते देखकर कहा, अब बस भी करो तुम दोनों झगड़ना, और प्लीज सांझ तुम ये दूध पिलो और उसके बाद तुम्हें यह मेडिसिन भी लेनी है। उद्धरण चिन्ह। यार ऋचा, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, हर रोज तुम यह मेडिसिन लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती हो, आई हेट दिस यार। उद्धरण चिन्ह। सांझ ने मुंह बनाकर कहा और उसके हाथ से मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेकर वो फिर से दोनों से झगड़ने लगी। तभी सुहानी और स्वाति उसके रूम में आए और उन्हें बहस करते देखकर स्वाति ने कहा, बस कर बेटा, इतना मत लड़ वरना तेरा बेटा हिंसावादी पैदा होगा। वैसे भी इस घर के सारे मर्द वॉलेंट है, एक और नहीं चाहिए, कम से कम ये तो शरीफ हो। स्वाति की बात पर सुहानी ने कहा, ये तो तुम भूल ही जाओ, स्वाति खून अपना रंग दिखाता है और तो तुम जानती हो किसका अंश है ये। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, मैंने भी आग से पानी के अस्तित्व की उम्मीद करी। इतना बोलकर उसे सांझ की तरफ देखकर आगे कहा, सांझ तुमने बच्चे के नाम के बारे में सोचा है, क्या नाम रखोगी तुम अपने बच्चे का? उद्धरण चिन्ह। सांझ ने सोचते हुए कहा, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। अरे तो जल्दी सोचो, अब ज्यादा महीने नहीं बचे हैं, और हाँ 2 नाम सोचना, एक लड़के का और लड़की का। स्वाति की बात पर सांझ ने सिर हिला दिया। तभी झरना ने कहा, हम ना तुम्हें आइडिया देते हैं इस बारे में, ना तुम गूगल बाबा की हेल्प लो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह हंसने लगे तो उसकी बात पर सभी हंस दिए, तो वही सांझ उसे घूर कर देखने लगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव ने अपने सामने बैठी सीना को देखते हुए कहा, माँ आप मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? सीना ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए अपने सवालों का जो कल रात मैंने तुमसे पूछा था। राघव ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ तो मैं घर आकर जवाब दे देता ना आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? सीना ने उसकी बात पर कहा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बस जल्द से जल्द जवाब चाहिए, तुम 30 के होने वाले हो, अब कब करोगे शादी? राघव ने स्माइल करते हुए कहा, कर लूंगा शादी, जब कोई मिल जाएगी तो। सीना ने गहरी सांस लेकर कहा, लड़की मैंने ढूंढ रखी है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस तुम हाँ कह दो। तभी राघव ने चौंक कर कहा, अरे ऐसे कैसे हाँ कह दूं? मैं जिसे जानता तक नहीं, जिससे कभी मिला तक नहीं, उससे शादी करने के लिए हाँ कैसे क्या दूं? फिर ही शीना ने खुश होते हुए कहा, हाँ तो ऐसा कहो ना कि तुम उस लड़की से मिलना है। ये कहते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा झुककर बोली, बताओ कब मिलना चाहते हो उससे, मैं तुम दोनों की मीटिंग फिक्स कर दूंगी। तभी राघव ने सीना के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा, आप तो 5 GB से भी ज्यादा फास्ट हैं। जिस पर सीना ने उसे एक प्राउड वाली स्माइल दी और तभी राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके जब आप कहेंगी मैं उससे मिलूंगा। गुड, तो फिर आज रात इस एड्रेस पर पहुंच जाना। कहते हुए शीना ने उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ा दिया। राघव ने कार्ड लिया और उसे देखते हुए कहा, तो आपने सब पहले से ही प्लान कर रखा था? उद्धरण चिन्ह। शीना उसकी बात पर फिर से मुस्कुराने लगी। तभी वहां रुद्र आ गया और उसने शीना के गले में पीछे से ही अपनी बाहें डालते हुए कहा, मोम आप यहाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ऑफिस आ रही है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रुद्र शीना के बगल पड़ी चेयर पर बैठ गया। फिर शीना की स्माइल देखकर कहा, आपके चेहरे की खुशी बता रही है, आपने भाई को शादी के लिए मना लिया है। ये कहते हुए रुद्र ने राघव की तरफ देखा तो राघव उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर रुद्र के होठों की हंसी गायब हो गई। फिर उसने सीना की तरफ झुकते हुए धीरे से उसके कान में कहा, वूज गर्ल? जिस पर सीना ने कहा, बहुत जल्दी तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कोबरा ने कनिष्का के हाथ में एक बॉक्स देते हुए कहा, लो जो तुम्हें चाहिए था वह आ गया है। कनिष्का ने बॉक्स को देखा और सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, कोबरा लोग जिंदगी खरीदते हैं पैसे लुटा कर, पर मैंने किसी की मौत खरीदी है खुद को बर्बाद करके। फिर वो बॉक्स खोलने लगी और उसमें रखी चीज को देखकर कनिष्का की आंखें चमक गई। वह अपनी चमकती हुई ललचाई आंखों से बॉक्स में रखी चीज को देख रही थी। बॉक्स में एक खंजर था। कनिष्का खंजर को निकालकर देखते हुए बोली, कोबरा इसके साथ कुछ और भी मंगाया था, वो कब तक आएगा? उसके बिना तो ये खंजर अधूरा है। कनिष्का की बात पर कोबरा ने कहा, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे लाना इतना आसान नहीं है, इसलिए अभी हमें और इंतजार करना होगा। खंजर से नजरें हटाकर कनिष्का ने कोबरा को देखते हुए कहा, इंतजार, बस अब यही इंतजार ही तो नहीं होता मुझसे कोबरा, आई वॉन्ट टू किल हिम एज सुन एज। ये कहते हुए उसने अपने दांतों को पीस लिया। कोबरा कनिष्का के सर पर सवार जुनून को देखकर हैरान था। उसे कनिष्का के अंदर जोरावर की झलक दिख रही थी। तभी उसने कनिष्का को समझाते हुए कहा, तुम जिसे मारने की प्लानिंग कर रही हो उसे मारने इतना आसान नहीं है कनिष्का, इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। कोबरा की बात पर कनिष्का ने हंसते हुए कहा, इसलिए तो मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी जो सबने की।
वार ऐसा करो कि एक ही बार में सब खत्म हो जाए। तारांकन तारांकन तारांकन। कमेंट भाई कमेंट। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/h113dk6 एंटाइटल्ड चैप्टर 455। किस उदयपुर राजस्थान। सभी हॉल में बैठे थे। किया सभी को सांझ की प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी। सभी उसकी बात सुनकर खुश हो गए थे। तभी लावण्या ने किया की बात पर कहा, सबके घर खुशियां आ रही है पर हमारे घर कब आएंगी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर चित्रलेखा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, आप सही कह रही है लावण्या, हम भी कब से सोच रहे थे इस बारे में आप दोनों से बात करें। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए चित्रलेखा की नजर अर्जुन और किया पर थी। दोनों ने उनकी बात सुनकर एक दूसरे को देखा। दोनों के ही चेहरे पर हैरानी के बादल डेरा डाले हुए थे। साथ ही किया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उससे अब एक पल भी वहां बैठा नहीं जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन की रिंग सुनकर उसने सुकून भरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कॉल करने वाले की भगवान जी सारी विशेष पूरी करें, हमें इस ऑकवर्ड से बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। कॉल का बहाना बनाकर किया उठकर चली गई, पर अर्जुन अभी भी वही फंसा था। उसने जाती हुई किया को देखकर मन में कहा, ये खुद तो चली गई पर अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए अर्जुन ने सबको आंखियों से देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह सभी उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हों। तभी अर्जुन भी वहां से उठने को हुआ तो चित्रलेखा ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए हमें आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन उनकी बात मानकर वापस से बैठ गया। चित्रलेखा ने लावण्या से कहा, जरा समझाए अपने लाडले को, परिवार बढ़ाने से बढ़ता है हाथ पर हाथ रखने से नहीं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर लावण्या ने कहा, भाभी सा हमारा अर्जुन बहुत समझदार है, आपकी बातें उन्हें समझ आ रही है और हमें लगता है अब जल्दी ही हमारे घर भी खुशियां आएंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए आगे कहा, क्यों कुंवर सा हम सही कह रहे ना। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अर्जुन ने अविराज और अरंजय की तरफ देखा जो हाथ में फाइल लिए कुछ डिस्कस कर रहे थे। फिर लावण्या की तरफ देखकर अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया, जिसे देखकर चित्रलेखा और लावण्या दोनों ही खुश हो गई। तो वही अर्जुन का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उससे अब और वहां बैठा नहीं गया, इसलिए वो उठकर चला गया। तो उसे जाते देखकर दोनों ही हंसने लगी। अर्जुन अपने रूम में आया तो देखा किया कॉल पर बात कर रही थी। उसने बात करते हुए एक दो बार कायल का नाम लिया तो अर्जुन समझ गया वह इंटरनेशनल कॉल थी। किया को देखते हुए अर्जुन वहीं पड़े काउच पर बैठ गया। जब किया कॉल पर बात कर पीछे मुड़ी तो उसने अर्जुन को खुद को घूरते हुए देखा, जिस पर उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अर्जुन के पास आते हुए कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी अर्जुन ने किया को परेशान करते हुए कहा, देख रहा हूँ, शुरू कहाँ से करूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बातें किया के सिर के ऊपर से चली गईं और उसने कंफ्यूजन में कहा, हम कुछ समझे नहीं। उसकी बात पर अर्जुन ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। किया को कुछ समझ नहीं आया तो वो उसके पास चली गई। तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसके खींचने से किया उसकी गोद में जा गिरी। वह उठने की कोशिश करने लगी कि तभी अर्जुन ने अपनी मजबूत बाहों तले उसकी हर कोशिश को दबा दिया। किया अर्जुन की इस हरकत पर झुंझलाकर बोली, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। उसकी बात पर अर्जुन ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मेरी जान। ये कहते उसने किया के कंधे पर अपना सिर रख दिया और फिर धीरे से अपने होठों से उसके गाल को छू लिया। किया जो उसकी बाहों में उछल कूद कर रही थी वह अर्जुन के इस एक्शन पर एकदम से शांत हो गई। तभी अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही कहा, जानती हूँ ना माँ और काकीसा क्या चाहती हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन के ये कहते ही वो नर्वस हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह अर्जुन की ही बाहों में कांपने लगी। तभी अर्जुन ने उसे रिलैक्स फील करवाते हुए कहा, क्या कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा। आई नो यू जस्ट ओनली बाइस, इसलिए तुम अभी ज्यादा मत सोचो। हम अपने रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम चाहोगी। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बात पर किया ने सोचते हुए कहा, मानसा तो अभी। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी अर्जुन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम मासा के बारे में मत सोचो, उन्हें मैं समझा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बात से उसके सपोर्ट करने से किया खुश थी, पर उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे, जिनमें से एक किया ने अर्जुन से पूछ ही लिया, और आप क्या चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े। उद्धरण चिन्ह। किया के इस सवाल पर अर्जुन ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ किया, और रही बात हमारे रिश्ते की तो वो तभी आगे बढ़ेगा जब तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। अर्जुन की बातें सुनकर किया उसे देखने लगी। उसका चेहरा अर्जुन की तरफ घुमा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अर्जुन ने अपनी नाक से किया की नाक को टच करते हुए धीरे से रगड़ा और फिर होले से अपने होठों से उसके होठों को छू लिया। वह उसे किस करने लगा था। किया के हाथ पर अर्जुन की पकड़ ढीली हो गई थी और फिर उसने उसके हाथ को छोड़कर उसे कमर से पकड़ लिया। तो किया के हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन और कंधे पर चले गए और धीरे धीरे उनकी सॉफ्ट किस पैशनेट में बदल गई। दूसरी तरफ मुंबई में सांझ सो रही थी और विवान उसके बगल बेड के क्राउन से टिककर बैठा था। सांझ का सिर विवान की गोद में था और उसका एक हाथ सांझ के सिर को सहला रहा था, पर उसका ध्यान अभी भी कियान की कहीं बातों पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था जोरावर ने ऐसा क्यों कहा, जोरावर का ऐसा कौन सा राज है जो उसे भी नहीं पता था। विवान इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। वह सोचते हुए अपनी पुरानी यादों में चला गया था जब हालातों ने उसे जोरावर तक पहुंचा दिया था। विवान ने उन दिनों को याद करते हुए बेड के क्राउन से अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचते रहने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने अपनी आंखें झटके से खोली। उसने एक नज़र अपने गोद में सोई हुई सांझ को देखा,
फिर आराम से सांझ का सर पिलो पर रखा और उसे चादर उड़ाता हुआ वह बेड से उठ खड़ा हुआ। फिर बेड साइड टेबल से फोन उठाते हुए कॉल करते हुए रूम से निकल गया। वह विला से निकलकर गार्डन में आ गया। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। गौतम ने नींद से भारी पलकों को जबरदस्ती खोलते उसाए आवाज में कहा, ऐसा कौन सा काम आ गया था मेरे भाई जो तूने मुझे इस टाइम बुलाया? इतनी रात में हम कल भी तो बात कर सकते थे ना। तभी उसकी बात पर विवान ने पीछे मुड़ते ने कहा, बात जरूरी है इसलिए इस टाइम बुलाया है। अगर देर करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी टोन और उसकी बातों से सीरियसनेस साफ साफ झलक रही थी। तभी गौतम भी अपने पूरे होश में आ गया और गंभीरता से कहा, बात क्या है विवान? विवान ने उसे देखते हुए कहा, तुझे याद है जब हम जोरावर के पास गए थे? उद्धरण चिन्ह। अचानक विवान के मुंह से यह सवाल सुनकर पहले तो गौतम हैरान रह गया। फिर उसने कहा, क्या हुआ अचानक से तू उन दिनों को क्यों याद कर रहा है? जिस पर विवान ने कहा, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तूने कहा था ना कि तूने वहां उस रात कुछ आवाजें सुनी थी जिन्हें सुनकर तू डर गया था। उद्धरण चिन्ह। विवान के ये कहते ही गौतम याद करने लगा और फिर कुछ पल रुककर उसने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं उन आवाजों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में इतना डराया था। उस टाइम विवान ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था जब गौतम ने उसे इस बारे में बताया था, पर आज सालों बाद उसी बात पर विवान को चर्चा करते देखकर गौतम ने कहा, तब तो तुझे मुझ पर भरोसा नहीं हुआ था, तुझे मेरा यह वहम लग रहा था, फिर आज क्यों अचानक पूछ रहा है? जिस पर विवान ने कहा, क्योंकि आज मुझे तेरी बातों पर भरोसा हो गया है। उसकी बात सुनकर गौतम उसे घूर कर देखेगा, फिर उंगलियों पर अकाउंट कर कहा, 21 साल हो गए इस बात को। 21 साल विवान, और तुझे आज मुझ पर भरोसा हुआ है। वाह भाई, मत कर, यह एहसान है। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे गौतम कुछ कहता कि तभी विवान ने उनसे बीच में रोकते हुए कहा, गौतम यह मजाक का समय नहीं है, आई एम सीरियस। ये सुनकर गौतम ने गहरी सांस ली और कहा, बता क्या जानना है तुझे उस रात के बारे में? जिस पर विवान ने उसे देखते हुए कहा, वह आवाज कैसी थी? ये सुनकर गौतम सोचने लगा और फिर याद करते हुए कहा, इतनी भयानक कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। उस आवाज में क्रूरता थी, मानो कोई कैद था जो आजाद होने के लिए चिल्ला रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने विवान की तरफ देखा और आगे कहा, वह आवाज किसी बड़े की नहीं थी विवान, वह एक बच्चे की ही आवाज थी, पर बहुत भयानक थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विवान ने कहा, क्या उस रात के बाद से तूने फिर से दोबारा कभी वैसी आवाज सुनी थी? गौतम ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उस रात के बाद से मैंने वह आवाज दोबारा नहीं सुनी थी। उद्धरण चिन्ह। गौतम की बात सुनकर विवान सोचने लगा। उसके मन में गौतम और कियान दोनों की बातें चल रही थी और वह दोनों बातों को भी जोड़कर एक निश्चित बिंदु पर पहुंचना चाह रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर गौतम ने फिर से कहा, क्या हुआ विवान, कोई बात है क्या? जिस पर विवान ने कुछ कहा नहीं, पर हाँ में अपना सिर दिया और अंदर चला गया। गौतम उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर गौतम भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसे रोकते हुए कहा, बात क्या है विवान, मुझे नहीं बताएगा? उसकी बात सुनकर विवान रुक गया और पीछे मुड़कर गौतम को देखते हुए कहा, कोबरा को हमें ढूंढना होगा गौतम। उद्धरण चिन्ह। गौतम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ तो फिक्र मत कर, वह हमें जल्दी ही मिल जाएगा। फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। उधर विहान भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सोच रहा था। झरना उसे काफी देर से नोटिस कर रही थी। फिर वो उसे देखते हुए उसके पास चली गई। उसके पीछे खड़े होकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है ना? जिस पर विहान ने कहा, जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही हो, जब चीजें ठीक दिखे तो समझ लो कि चीजें जरूरत से ज्यादा उलझी हुई है। झरना को विहान की पहली नुमा बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने कंफ्यूजन में कहा, हम कुछ समझे नहीं। और इस वेल सब ठीक है, चलो चलकर सोते हैं, रात बहुत हो गई है। ये कहकर वह झरना का हाथ पकड़कर रूम में ले आया। उसने झरना के चेहरे पर परेशानी को देख लिया था, वो उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही कहीं बात को नकार दिया। तारांकन 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 2000 वर्ड का चैप्टर अपलोड किया है, कमेंट में कंजूसी मत करना। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/gc5ts6 Untitled चैप्टर 456 मिस प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया में राघव शीना के दिए कार्ड को हाथ में लिए देख रहा था। उसके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा था। वह कार्ड को देखते हुए सोच रहा था उस होटल में जाए या नहीं। कार्ड को देखते हुए उस वह मोमेंट याद आया जब उस लड़की ने उसे अचानक से पीछे से आकर हग कर लिया था। ये याद आते ही उसके होठों पर स्माइल आ गई, पर अगले ही पल उसने खुद से सवाल किया, एक सेकंड में हंस क्यों रहा हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने कार्ड को टेबल पर फेंक दिया और उसे एक नजर देखते हुए कहा, माँ भी ना, पता नहीं किसे ढूंढा है उन्होंने, मैं क्यों मिलने जाऊँ उससे, आई डोंट लाइक दिस। उद्धरण चिन्ह। राघव ने ये सब झुंझलाते हुए कहा, तभी रुद्र उसके केबिन में आया। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल चिपकी हुई थी। वह राघव के सामने चेयर खींचकर बैठ गया और उसे स्माइल करते हुए देखने लगा। तभी राघव ने उसकी स्माइल से इरिटेट होकर कहा, तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? जिस पर रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जब से पता चला है आपने शादी के लिए हाँ कर दी, मेरे होठों से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। मैं आपकी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। उद्धरण चिन्ह। उसे इतना खुश देखकर राघव ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उद्धरण चिन्ह। हालांकि राघव ने ये धीरे से कहा था, पर फिर भी रुद्र ने सुन लिया था और उसका मुंह बन गया था। फिर राघव ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कनिष्का का कुछ पता चला? जिसे सुनकर रुद्र का मुंह और बन गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, भाई उसका नाम भी मत लिया करो मेरे सामने।
रुद्र को चिढ़ते देखकर राघव ने उसे और तंग करते हुए कहा, क्यों न लूं, उसका नाम तेरी बीवी है, ढूंढेगा नहीं उसे। जिस पर रुद्र ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, भाई ऐसी बीवी से तो अच्छा मैं सिंगल ही रहूं, और रही बात उसे ढूंढने की तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कितनी चालाक लोमड़ी है, वो सबके नाक के नीचे से निकल गई। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी मुट्ठी बना ली। तभी राघव ने कहा, उसे ढूंढना होगा रुद्र, इससे पहले कि वो कुछ करे हमें उसे पकड़कर पिंजरे में डालना होगा। उद्धरण चिन्ह। पर भाई इतना टाइम हो गया, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ छुपकर बैठी है वो, बस एक बार मिल जाए फिर उसे बताता हूँ। रुद्र ने इस बार भी गुस्से में कहा तो राघव ने उसे समझाते हुए कहा, उसे पकड़ना है पर जिंदा वो कुछ ऐसा जानती है जिसे हमारा जानना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रुद्र ने भौहें सिकुड़कर उसे देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहा, भाई वह ऐसा क्या जानती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राघव सोचने लगा। जब जोरावर कियान को वो सारी बातें कह रहा था तब राघव कियान के नजदीक ही खड़ा था और उसने भी जोरावर की सारी बातें साफ साफ सुनी थी, जिसे सुनकर राघव को भी समझ आ गया था कुछ तो ऐसा है जो जोरावर सबसे छुपा रहा है। उसे तो बहुत पहले ही जोरावर पर शक हो गया था। जब उसने जोरावर को अपने सामने इतना कॉन्फिडेंट देखा था वो यही सब सोच रहा था कि तभी रुद्र ने उसे खामोश देखकर फिर से पूछा, जिस पर राघव ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, कनिष्का को ढूंढो रुद्र, उसके मिलते ही हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राघव को इतना गंभीर देखकर रुद्र ने आगे कुछ नहीं कहा और धीरे से सर हिला दिया। जहाँ एक तरफ विवान ने गौतम को कोबरा की ढूंढने के काम लगा दिया था तो यहाँ राघव ने रुद्र को कनिष्का को ढूंढने में लगा दिया था। राघव से बात करके रुद्र उठा और टाइम देखते हुए कहा, भाई 9 बज रहे हैं, घर चले। उद्धरण चिन्ह। जिस पर राघव ने उसे देखते हुए कहा, अभी नहीं, तुम जाओ। रुद्र ने ओके कहा और चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद तक राघव अपने कैबिन में बैठा सोचता रहा। फिर वो भी उठकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर वापस से टेबल पड़े उसी कार्ड पर गई और उसने कार्ड उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। वह अपनी प्राइवेट लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आया और अपनी लग्जरियस कार लेकर चला गया। कुछ देर बाद उसने एक होटल के सामने अपनी कार रोकी। कुछ सेकंड तक उसने कार में बैठे हुए ही होटल को देखा और फिर कार से बाहर आया। वह अंदर गया और कार्ड के ऊपर लिखे VIP रूम नंबर को देखा और कुछ देर बाद वह उसी रूम के सामने खड़ा था और सोच रहा था रूम के अंदर जाए या न जाए। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो कभी किसी लड़की से मिलने नहीं गया, वह आज तक सिर्फ किया से ही मिला था। उसने सोचते हुए खुद से कहा, अब जब यहाँ तक आ ही गया है तो इतना क्या सोच रहा है, चला जा अंदर और जाके देख ले माँ ने तेरे लिए क्या नमूना ढूंढा है। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए उसने डोर खोल ही दिया और अंदर आ गया। रूम काफी बड़ा था। उसने अंदर आते ही देखा एक लड़की उससे कुछ दूरी पर बैठी थी। उसकी बैक राघव की तरफ थी। देखने से ऐसा लग रहा था वह खाना खा रही थी। उसे खाते देखकर राघव की भौहें सिकुड़ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, कितनी अजीब है ये लड़की, मेरे आने का वेट भी नहीं किया और अकेले ही डिनर करने लगी। उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर राघव का मन किया कि वो वहीं से लौट जाए और उसने अपने सटेप जाने के लिए मोड़ भी लिए थे कि तभी उसके कानों में उसी लड़की की आवाज गई। वो गुस्से में बोल रही थी, अजीब आदमी है ये, भला कोई किसी को इतना इंतजार करवाता है क्या। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ और वो घमंडी आदमी आया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर राघव रुक गया था। उसे वह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसने मन में कहा, ये लड़की कहीं वही तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़की ने फिर से कहा, समझता क्या है वह अपने आप को। डेड ने जिद किया इसलिए हम मान गए, वरना हम उसे अच्छे से बताते। राहा कपूर क्या चीज है, हम इतनी देर से यहाँ बैठे उस चमगादड़ आदमी का वेट कर रहे हैं और वो की आने का नाम ही नहीं ले रहा। उद्धरण चिन्ह। राघव उसकी बातें सुनते हुए उसके पास जा रहा था। जैसे जैसे वो उसकी आवाज सुन रहा था उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। तभी राहा ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इंतजार करते करते हमारे पेट में चूहे सुसाइड करने लगे थे। अब भला उस घमंडी आदमी की वजह से हम इन चूहों को क्यों सजा दे, इसलिए वह आए या ना आए हम खाना खाकर ही जाएंगे यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। राघव उसकी बातें सुनते हुए अब उसके पास आ गया था और उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने उसके पीछे खड़े होकर अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए थोड़ा झुककर कहा, मिस कपूर थोड़ा आराम से खाए, आपको फंदा लग सकता और आप मर भी सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही राहा हैरान रह गई। उसके पूरे मुंह में खाना भरा था, इसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पर राघव की बात सुनकर उसे तेज झटका लगा था, जिसकी वजह से उसे हिचकी आने लगी थी। तभी राघव उसके पीछे से सामने आकर चेयर पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं जो हैरानी से उसे देख रही थीं। छोटी सी नाक जिस पर हल्का गुस्सा झलक रहा था और हॉट शेप उसके होठ जिसे उसने दबाकर बंद कर रखा था। खाना मुंह में भरा होने की वजह से उसके दोनों गाल फूले हुए थे। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी पर गाल फूले होने की वजह से बहुत ज्यादा फनी भी लग रही थी। राघव उसे देखकर जोर जोर से हंसना चाहता था पर उसे थोड़ा गुस्से में देखकर वह शांत था। राहा अभी भी हिचकियां ले रही थी और राघव को सामने देखकर उसकी हिचकी और बढ़ गई थी। तभी राघव ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। राहा ने जल्दी से पानी का ग्लास उसके हाथ से लेकर पानी पीने लगी। उसने अपने गले में फंसे खाने को जबरदस्ती गले से नीचे उतारा और पानी पीकर ग्लास रखते हुए लंबी सांस ली कि तभी उसके मुंह से डकार निकल गई। उसने अपनी आंखें एम्ब्रेसमेंट में कसकर भींच लीं और मन ही मन खुद से कहा, आह गोशुश, तुझे भी अभी बाहर आना था। अरे कुछ तो इज्जत रख लेता, हमारी सामने बैठा आदमी हमारा होने वाला पति है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने खुद को ही सांत्वना दिया, यार राहा तुम भी क्या क्या सोच लेती हूँ, तुम्हें इतना एम्ब्रेस्ड होने की जरूरत नहीं।
सामना बैठा चमगादड़ तुम्हारा होने वाला पति है, हो चुका नहीं, अभी बहुत टाइम है इसे तुम्हारा पति बनने में। वह आंखें बंद किए खुद से ही बातें कर रही थी, तो वहीं राघव की आंखें उसे ही एक टक देख रही थी। उसने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, तुम इस प्रॉब्लम, आखिर मेरी माँ ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर उसे ऐसे बैठे देखकर राघव ने भी कहा, आपके पेट के चूहे सुसाइड कर रहे होंगे, प्लीज कंटिन्यू करिए। उद्धरण चिन्ह। राघव की इस बात पर राहा ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे फिर से हैरानी से देखने लगी और मन ही मन खुद से बोली, क्या इन्होंने सब सुन लिया? ओ गॉड राहा, तुमसे कितनी बार कहा है कुछ बोलने से पहले आगे पीछे देख लिया करो। अब पता नहीं ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसे फिर से चुप देखकर राघव ने कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों है? इस बार राघव की आवाज सुनकर राहा की माइंड में कुछ क्लिक हुआ और उसने फिर से चौंकते हुए कहा, यह आवाज हमें जानी पहचानी क्यों लग रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इस आवाज को पहले तो कहीं सुना है? ये सोचकर उसने खुद को डांटते हुए कहा, क्या यार राहा, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम, अपने दिमाग को क्यों परेशान कर रही हूँ? सामने बैठे इसे चमगादड़ से पूछ लो ना, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और दिमाग भी खर्च नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचकर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस पर राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। टू बी कंटिन्यू। तारांकन तारांकन तारांकन। क्या रूद कनिष्का को ढूंढ पाएगा? क्या गौतम कुब्रा तक पहुंच पाएगा? आखिर क्यों जोरावर ने कार्तिक को सबसे छुपा कर रखा है? आई नो कि कार्तिक के कैरेक्टर के लिए मैंने समय ले लिया, ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसे बिल्ड करने में मैंने 1 महीना लगा दिया, पर यार मैं भी क्या करूं, जैसा मैं उसे दिखाना चाहती हूं उसके लिए इतना टाइम तो लगना ही था। मुझे उसे खतरनाक और कुछ अलग दिखाना था, जिसके लिए मैं रोज कार्तिक के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचती थी, और अब फाइनली मैंने उसे पूरा तैयार कर लिया। यू डोंट वरी गाइस, डेफिनेटली कुछ नया पढ़ने को मिलेगा आपको। जल्दी ही कार्तिक की एंट्री होगी। यह अब तक का पहला ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जिसकी एंट्री और उसका बिल्डअप पॉजिटिव कैरेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है जो आप सभी जल्दी ही पता चलेगा। बस थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी ही धमाका होगा। और प्लीज कमेंट करिए, मुझे आप सबके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/gouge6sxf 457 मुझे डॉन वाली फीलिंग आ रही है। चैप्टर 457 मुझे डॉन वाली फीलिंग आ रही है। ये सब सोचते हुए उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस पर राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनते ही राहा के होश उड़ गए। वह आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। तभी एक बार फिर से उसकी हिचकियां शुरू हो गई। राघव ने फिर से पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। राहा ने जल्दी से पानी ग्लास थमा और गट गट पीने लगी। वह एक सांस में ही सारा पानी पी गई। उसने ग्लास को टेबल पर पटकते हुए रखा और तभी फिर से उसके मुंह से फिर से एक डकार निकल गई। एक बार फिर वह राघव के सामने शर्मिंदा हो गई थी। शर्मिंदगी से उसने फिर से अपनी आंखों को कसकर भींच लिया। इस बार राघव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देखकर राहा ने अपनी बंद आंखों को खोला और राघव को घूरने देखने लगी। फिर राघव ने उसे गुस्से में देखकर उसे समझाते हुए कहा, इट्स नेचुरल, तुम इसे रोक नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। जिस पर राहा ने कहा, डेट को आप ही मिले थे। उद्धरण चिन्ह। सेम हेयर, मेरी मॉम को भी तुम ही मिली थी। राघव ने बेपरवाही से कहा, जिस पर राहा और चिढ़ गई। उसे राघव की टोन उसका मजाक उड़ाने वाले लग रही थी। तभी उसने गहरी सांस लेकर कहा, आप जानते ही होंगे कि हम यहाँ एक दूसरे के सामने क्यों हैं। इसकी वजह आपको पता है न? उद्धरण चिन्ह। राघव की नजरें उसके चेहरे पर ही थीं। उसकी बातें सुनकर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। राहा ये देखकर नीचे देखने लगी। तभी राघव ने उसे देखते हुए कहा, तुम एयरपोर्ट पर किससे बचकर भाग रही थी? उद्धरण चिन्ह। उसने राघव से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी। राहा ने चौंक कर उसे देखा और फिर गुस्से में मुंह में कहा, एक्सक्यूज मी, दिस इज माई पर्सनल मैटर, नॉन ऑफ योर बिजनेस। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह राघव को एक नजर देखकर जाने लगी कि तभी राघव ने उसे रोकते हुए कहा, मिसेज राघवेंद्र बनने वाली हो तुम और अब तुम्हारा कोई भी मैटर पर्सनल नहीं रहा, मेरा मैटर बन गया है। उद्धरण चिन्ह। राघव के शब्दों ने उसके आगे बढ़ते कदमों को रोक दिया था और वह हैरानी से पलटकर राघव को घूरने लगी। उसने राघव को घूरते हुए ही कहा, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक दूसरे के बारे में जाने बिना, कोई बात किए बिना आप कैसे शादी के लिए हाँ कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राघव ने उसे देखते हुए कहा, फर्स्टली ये हमारी पहली नहीं दूसरी मुलाकात है और सेकंड तुम्हें मेरी माँ मेरे लिए चुना है, इसलिए यह शादी तो होकर रहेगी। मैं तो यहाँ बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राहा और चिढ़ गई और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और राघव को घूरते हुए उसे कहा, पहली मुलाकात में आप हमें एक अच्छे इंसान लगे, पर अभी जिस तरह से आपने बात की है, आई हेट दिस टाइप ऑफ मैन। ये कहकर राहा बिना एक पल वहाँ और रुके चली गई। राघव उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने भी उसे नहीं रोका और जाने दिया। उसके जाने के बाद राघव ने खुद से कहा, वेलकम टू माई लाइफ मिस प्रॉब्लम। ये कहते हुए वह धीरे से मुस्कुराया। उसकी यह मुस्कान शरारत भरी थी। वह उठा और जाने लगा। वह होटल से बाहर आया और अपनी कार ड्राइव कर चला गया। वह अभी कुछ दूर गया ही था कि तभी उसे सड़क के किनारे पैदल चलती हुई राह दिख गई। उसे देखकर उसने अपनी स्पीड को कम किया और कार को उसके नजदीक ले गया। फिर विंडो का शीशा नीचे कर उसने राह से कहा, मिस प्रॉब्लम अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर राह ने चौंककर उसकी तरफ देखा और फिर उसे देखकर मुंह फेर लिया। जिस पर राघव ने उसे देखते हुए कहा, ये लड़कियां और इनके नखरे, आई हेट दिस।
ये कर उसने स्पीड बढ़ा ली और चला गया। उसे जाते देखकर राहा की आंखें बड़ी हो गई और वह मुंह खोले उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, कितना बेशर्म है ये चमगादड़, एक बार मना करने पर ही चला गया। एक बार यह भी नहीं सोचा हम अकेले कैसे जाएंगे। यह अभी इतना रूड है, पता नहीं आगे क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर मुंह बनाकर उसने आगे कहा, दीदी आपने किस नमूने को चुना है हमारे लिए? इसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। वह बोलते हुए चले जा रही थी। उसके होठ लगातार हिल रहे थे और वह राघव को कोसे जा रही थी। उसने नीचे अपने पैरों को देखा और कहा, अब हमारे पैरों में दर्द होने लगा है। अच्छा होता हम उनसे लिफ्ट ले लेते, उनकी बात मानकर उनके साथ चले जाते। पर वह भी अजीब थे। एक बार हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, कम से कम दोबारा तो पूछते। दूसरी बार में तो हम हाँ कर ही देते। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए राहा ने मुंह बना लिया। फिर थोड़ी आगे जाकर उसने अपने झुके सर को ऊपर उठाया तो उसे सामने राघव खड़ा दिखा। राघव को देखकर वह चौंक गई थी और अपनी खूबसूरत आंखों को बड़ा करके राघव को देखने लगी। उसे अंदर ही अंदर राघव का उसके लिए रुकना अच्छा लग रहा था। राघव अपनी कार से टिक कर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। तभी राहा कदमों को तेज कर उसके पास चली गई और बिना कुछ बोले कार का डोर ओपन करके कार में बैठ गई। राघव उसकी इस हरकत पर धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर वह भी बिना कुछ बोले दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। एक नजर उसे देखकर राघव ड्राइव करने लगा। राहा विंडो से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर ड्राइव करते रहने के बाद राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर भी राहा ने कुछ नहीं कहा तो राघव ने फिर से पूछा। इस बार भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो राघव झुंझला गया। उसने फ्रस्ट्रेट होकर उसकी तरफ देखा तो उसका सिर दूसरी तरफ झुका हुआ था। वह सो रही थी। राघव समझ गया यह ओवरलोडेड खाने और सड़क पर चलने की वजह से वह थक गई थी, इसलिए कार में बैठते ही सो गई। उसे देखकर राघव ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब इसे कहाँ ले जाऊं मैं? कम से कम बताकर तो सोती, इसे ड्रॉप कहाँ करना था? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने साइड में कार पार्क की और सीट बेल्ट हटाकर उसे देखने लगा। फिर उसकी नजर उसके हैंडबैग पर गई और उसने उसका हैंडबैग ले लिया और वह जैसे ही जिप खोलने को हुआ कि तभी वह रुक गया। उसने एक नज़र फिर से सोई हुई राहा को देखा और फिर कुछ सोचकर उसने उसके हैंडबैग में हाथ डाल दिया। कुछ हाथ में आते ही उसने जैसे ही हाथ बाहर निकाला, अपने हाथ में नैपकिन को देखकर चौंक गया। फिर उसने जल्दी से वापस नैपकिन को बैग में रख दिया। उसने आंखें बंद की और अपने हाथ को स्टीयरिंग पर कसते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे उसके बैग में हाथ डालने की राघव? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे से अपनी आंखें खोलकर कांखियों से उसे देखा और तेजी से ड्राइव कर चला गया। वह जब विला पहुंचा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने मन ही मन खुद से कहा, आई होप रुद्र और माँ सो रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह कार से बाहर आया और दूसरी तरफ का डोर खोलकर राहा को अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसके सीने से लग गई थी। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसे किसी का होश नहीं था। उसे एहसास तक नहीं था कि वो किसी की बाहों में है। राघव उसे लेकर अंदर चला गया और गेस्ट रूम में जाकर उसने उसे बेड पर लिटा दिया। वह बेड पर ऐसे पड़ी थी जैसे नशे में हो। उसे एक नज़र देखकर उसने उसके ऊपर चादर डाल दी और रूम बंद करते हुए बाहर चला गया। दूसरी तरफ कनिष्का पागलों की तरह जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसे हंसते देखकर कोबरा स्तब्ध खड़ा था। उसे कभी कभी कनिष्का का पागलपन समझ नहीं आता था। भला यह क्या बात हुई? उसने उसे इतनी सीरियस बात बताई और वह उस बात पर हंसे जा रही थी। क्या इसे डर नहीं लग रहा है कि एक दिन यह विवानिया राघव के हाथों पकड़ी जा सकती हैं? क्या इसे डर नहीं लग रहा कि वे दोनों उसे मार सकते हैं? कनिष्का को पागलों की तरह हंसते देखकर कोबरा सोचे जा रहा था कि तभी कनिष्का ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और कोबरा से कहा, कोबरा मुझे न डॉन वाली फीलिंग आ रही है। वो होता है न मूवी में, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, वैसे ही यह बेवकूफ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या ये लोग मुझसे इतना डर गए हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह फिर से हंसने लगी और फिर मिरर के पास जाकर उसमें खुद को देखते हुए कहा, इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि वह मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दो, जब ये लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे तब मैं इनके सामने आऊंगी और अपना आखिरी वार करूंगी। एक ही वार में सब खत्म, पूरी ओबरॉय फैमिली खत्म। ये कहकर वह फिर से हंसने लगी। दूसरी तरफ इंडिया में सांझ की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने 2 वीक हो चुके थे। हल्का उभार भी अब दिखने लगा था। उसे ट्रैवल न करना पड़े इसके लिए सारे इंतजाम विला में ही कर दिए गए थे। ऋचा और एक और डॉक्टर दोनों मिलकर सांझ का पूरा ख्याल रख रहे थे। अंदर सांझ का चेकअप चल रहा था और बाहर बैठे सभी लोग बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे इस बार रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तभी दरवाजा खुला और सभी ने उम्मीद भरी नजरों से उस तरफ देखा। डॉक्टर के चेहरे के भाव कुछ नेगेटिव संदेश दे रहे थे। तभी डॉक्टर ने सुहानी विवान कियान और सभी को देखते हुए कहा, सिर्फ 0.5% इम्प्रूवमेंट हुई है। बच्चे की हार्ट बीट अभी भी बहुत स्लो है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी सिवाय एक बात के, उनका ख्याल रखिए। उन्हें कहिए कम से कम स्ट्रेस ले। डॉक्टर की बातों ने सभी के चेहरे पर निराशा के बादल ला दिए थे। एक बार सब फिर से दुखी हो गए थे। वह बच्चा ओबरॉय का आने वाला वंश था। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिस पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत है फिर उसकी टहनियां इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। विवान बदहवास हो गया था। वह पीछे होते हुए पिलर से टिककर खड़ा हो गया। सुहानी उसके पास गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम परेशान मत होना विवान, अभी 5 महीने बाकी है, इस बीच सब ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। विवान ने सुहानी की तरफ देखकर धीरे से सिर हिला दिया।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में सुबह होते ही राहा की आंखें खुली तो उसने खुद को अनजान जगह पाया। हालांकि पहले उसे लगा था कि वह अपने होटल रूम में है, पर कमरे की दीवार के कलर को देखकर उसका वहम दूर हो गया और वह झट से उठकर बैठ गई। तारांकन 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 https://pocketnovel.onlink.me/ciso/b5222458 महीने बाद। चैप्टर 458 4 महीने बाद सुबह होते ही राहा की आंखें खुली तो उसने खुद को अनजान जगह पाया। हालांकि पहले उसे लगा था कि वह अपने होटल रूम में है, पर कमरे की दीवारों के कलर को देखकर उसका वहम दूर हो गया और वह झट से उठकर बैठ गई। रूम काफी बड़ा और लग्जरियस था। उसने चारों ओर नजरें घुमाई और खुद से कहा, हम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह कल रात की बातों को याद करने लगी। उसे याद आया वह कल रात राघव की गाड़ी में उसके साथ थी। फिर उसने अपनी एक उंगली को गाल पर रखते हुए कहा, इसका मतलब हम कल उनकी गाड़ी में ही सो गए थे। उद्धरण चिन्ह। फिर रुक, उसने एक बार फिर कमरे को देखते हुए कहा, इसका मतलब हम उनके घर में है। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कान में एक आवाज गई, जितनी बेवकूफ दिखती हूँ उतनी हो नहीं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही राहा ने ये सुना उसने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। डोर से टिककर राघव खड़ा था। उसकी दोनों आंखें राहा को ही कंटिन्यूसली देख रही थीं और वह दोनों हाथों को सीने पर बांधे हुए था। फिर वह राहा को देखते हुए अंदर आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और हाँ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हें माँ मिलेंगी। वह तुम्हें देखकर तुमसे बहुत सवाल करेगी, तो थोड़ा केयरफुली ही उनका सवालों का जवाब देना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर राघव जाने लगा कि तभी राहा ने उसे रोकते हुए कहा, एक सेकंड पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दे। उसकी बात पर राघव रुक गया और पलटकर उसे देखने लगा। तो राहा बेड से उतरते हुए बोली, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? तो उसकी बात पर राघव ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कितनी बड़ी बेवकूफ हो। उसने उसे देखते हुए ही गहरी सांस छोड़ी और कहा, अच्छा होता मैं तुम्हें सड़क पर ही छोड़ आता। क्या? उसकी बात पर राहा ने चौंक कर कहा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मतलब क्या है आपका? आप हमें कल रात सड़क पर छोड़ आते। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें घर लेकर आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जब सड़क पर छोड़कर आता तब तुम खुश रहती ना। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर राहा ने नजरें चुरा ली। उसे नजरें चुराते देखकर राघव ने कहा, अब अपना ये छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो, किसी काम का नहीं है ये, और जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। राघव की बातें एक बार फिर राहा को गुस्सा दिकर गई थी। उसने गुस्से में उसे देखा और दांत पीसकर कहा, क्या कहा आपने? हमारा दिमाग छोटा सा किसी काम का नहीं। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? अगर हमारा दिमाग इतना ही खराब है तो आप हमसे शादी क्यों कर रहे हैं? बोलते वह राघव के और नजदीक चली गई थी। तभी राघव ने उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में देखते हुए कहा, मिस प्रॉब्लम, तुम्हारे दिमाग में खराबी है, इसलिए तुम्हें एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग दिमाग की जरूरत है, जो मेरे पास है। उसकी बात पर राहा उसे मुंह खोले देखती रह गई। उसके ऐसे रिएक्शन पर राघव होठों को टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जिससे राहा और चिढ़ गई और फिर उसने गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए कहा, आप खुद को समझते क्या है? और यह मिस प्रॉब्लम क्या लगा रखा है? हमारा नाम राहा कपूर है, समझे आप? ये कहते हुए राहा ने उसे एक उंगली दिखाई तो राघव ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, आई डोंट केयर वॉट एवर योर नेम, दुनिया के लिए तुम राहा कपूर हो पर मेरे लिए तुम हमेशा मिस प्रॉब्लम ही रहोगी। उद्धरण चिन्ह। राघव की यह बात सुनकर राहा समझ गई वो उसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए उसने उसका साथ टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा और मुंह फेर कर जाने लगी। राघव भी बाहर जाने लगा तभी राहा के चीखने की आवाज आई, आउच मम्मा। ये सुनकर राघव पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। राहा चेयर के पास झुककर अपना पैर पकड़े खड़ी थी। शायद जल्दीबाजी के उसका पैर चेयर से टकरा गया था। ये देखकर राघव को हंसी आ रही थी, पर उस पर हंसा नहीं और सिर हिला दिया। फिर उसके पास गया और उसे चेयर पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गया। यूजर उसका पकड़ा तो राहा ने झट से अपने पैरों को पीछे खींचते हुए उसने राघव को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे आप? जिस पर राघव ने कहा, तुम्हारा पैर खींचकर तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा, मुझे देखने दो तुम्हें कितनी लगी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने राहा का पैर पकड़ लिया। इस बार राहा ने भी उसका विरोध नहीं किया। जैसे ही राघव ने उसके पैरों को छुआ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब एहसासों ने घेर लिया और उसने उन एहसासों को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। राघव उसके पैर को देख रहा था। उसका पैर लाल हो गया था। ये देखकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उठकर ड्रॉ के पास गया। उसने ड्रॉ खोलकर ऑइंटमेंट निकाला और उसे लेकर वापस से वो उसके पास आ गया। वो फिर से उसके पैरों के पास बैठ गया और उसके पैर को अपने घुटने पर रखा। ये देखकर राहा ने उसे रोकते हुए कहा, आप रहने दे, हम खुद कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। जिस पर राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जैसे बैठी हो वैसे ही चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात राहा ने मुंह बना लिया और फिर उसकी नकल उतारते हुए कहा, जैसे बैठी हो वैसे ही बैठी रहो, मुझे अपना काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। राहा ने ये धीरे से कहा था, पर फिर भी राघव ने उसकी बात सुन ली थी। उसने सिर उठाकर उसे देखा तो वह मुंह बनाकर उसे देखने लगी। राघव ने कुछ नहीं कहा और वापस से उसके पैर पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसका टच राहा की हॉट बीट को बढ़ा रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद वह उठते हुए बोला, हो गया। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही राहा उठी और जाने लगी। तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया तो वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। फिर तभी राघव ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुंबई एयरपोर्ट पर किससे बचकर भाग रही थी? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर राहा ने मन ही मन खुद से कहा, इनकी घड़ी की सुई अभी भी वही अटकी हुई है।
उद्धरण चिन्ह। राहा को कुछ न बोलते देखकर राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस बार राहा उसकी टोन सुनकर घबरा गई और उसने राघव से नजरें मिलाते हुए कहा, वो हमारे डेट के आदमी थे। हम अपनी शादी से भाग गए थे न, इसलिए वो हमें ढूंढ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राघव ने कहा, ओके, पर इस बार शादी से भागने के बारे में सोचना भी नहीं। जानती हूँ न इस बार तुम्हारी शादी किससे हो रही है। उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर राहा ने जल्दी से सिर हिला दिया। तभी राघव ने एक सवाल किया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तुम प्यार करती हो? उसके इस सवाल पर राहा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आई एम स्टिल सिंगल। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और नहीं हम किसी से प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राहा की बात पर राघव होठों को तिरछाकर मुस्कुराया, फिर उसके और नजदीक जाते हुए उसने राहा के कान में कहा, सून वी आर गोइंग टू मैरिड। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने राहा के गाल को अपने होठों से छू लिया, जिस पर राहा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। राघव उसे वैसे ही स्टैच्यू की पोज में छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद राहा रेडी होकर डाइनिंग एरिया के आई। शीना, राघव और रुद्र तीनों बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी रुद्र ने राहा को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। रुद्र की बात सुनकर राहा के पैर डगमगा गए थे, वो गिरने लगी थी, तभी उसने सपोर्ट लेकर खुद को बचा लिया। रुद्र की बात पर शीना और राघव दोनों ही राहा को देख रहे थे। वह जबरदस्ती अपने होठों पर स्माइल लिए उनके पास ही आ रही थी। तभी शीना उसे देखकर उसे खुश हो गई और वो उठकर राहा के पास गई और उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जल्दी ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और मैंने तुम्हारे डैड से भी बात कर ली है, आज से तुम यही रहोगी, अपने घर के होते हुए तुम भला होटल में क्यों रहोगी। उसकी बात पर राहा ने मन ही मन खुद से कहा, आंटी आपने कहा डरो मत, पर हमें तो हमारे होने वाले पति से ही डर लगता है, पता नहीं हम पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे उनके साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसने राघव की तरफ देखा, वह उसे ही देख रहा था। शीना ने उसे राघव के भले बैठा दिया, तभी राघव ने उसका एक हाथ टेबल के नीचे से ही पकड़ लिया। राहा एकदम से चौंक गई, उसने राघव को देखा तो वह चुपचाप नीचे सिर झुकाए ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह टेबल के नीचे कोई कांड कर रहा है। उसने राहा के हाथ की फिंगर में अपनी फिंगर उलझा दी और उसके हाथ को थोड़ा और दबाया दिया तो वह और चौंक गई। उसका अब वहां बैठने मुश्किल हो रहा था, पर वह राघव के गिरफ्त में थी, इसलिए वह वहां से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप खाने लगी, पर राघव की शरारतें बढ़ती जा रही थीं। अब राहा भी उसकी शरारतों से तंग आकर उसने भी अब उसे जवाब देने की ठान ली थी, और अब वो भी राघव के हर एक्शन के रिस्पॉन्स दे रही थी, जिसे देखकर राघव फिर से मुस्कुरा दिया। शीना ब्रेकफास्ट करके जा चुकी थी, तभी रुद्र ने उठते हुए कहा, भाई क्या आज आप लंच डिनर सब यही करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राहा को हंसी आ गई तो वही राघव उसे घूर कर देखने लगा, तो रुद्र जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राघव और राहा दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही हंस दिए। 4 महीने बाद इंडिया में मुंह मुक्का पड़ते ही कोबरा नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी वह फिर से उठा और इस बार विहान ने उसे पंच किया तो वह फिर से गिर गया। विवान और विहान के पंच ने मानो कोबरा के शरीर से उसकी आधी जान निकाल ली थी। तभी कोबरा के सामने बैठे कियान ने उसे अपनी शर्द आंखों से देखते हुए कहा, जोरावर का वह राज किया है जिसे उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। कोबरा ने कियान से नजरें मिलाते हुए कहा, कार्तिक टू बी कंटिन्यू। तारानकन तारानकन तारानकन। हाँ तो दोस्तों, मेरे इतने बिजी होने की वजह थी माई डेंजरस लवर की एडिटिंग। स्टोरी अब ऑडियो बुक में लॉन्च हो गई, अब आप सब कियान को पढ़ने के साथ साथ उन्हें सुन भी सकते हैं। आज सुबह ही स्टोरी लॉन्च हुई है। जिन लोगों को इंतजार था ऑडियो बुक का, उनका इंतजार खत्म हो गया है, तो जाइए सुनिए और कमेंट करना, रिव्यू देना न भूले। एक अच्छी बात है, शुरू से मैंने ही इसकी एडिटिंग की है, तो कुछ सीन मैंने बहुत अच्छे से लिखे हैं जो मैंने पहले जल्दबाजी में लिखे थे। और अब अंत में बस इतना कहना है चाहूंगी कि थैंक यू सो मच यारो, दिस इज ऑल ड्यू टू यू। बधाई हो आप सभी को और मुझे भी। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/vz HTG66459 गोद भराए और कार्तिक का सच। चैप्टर 459 यू हैव टू कम बैक। कोबरा के सामने बैठे कियान ने उसे अपनी शर्द आंखों से देखते हुए कहा, जोरावर का वह राज क्या है जिसे उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। कोबरा ने कियान की बात पर धीरे से सिर हिलाया और सिर झुकाए हुए ही कहा, मत जानो उसके बारे में, उसका जिक्र भी करना मौत को दावत पर बुलाने जैसा है। वह बोल ही रहा था कि तभी रूहान ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा और कहा, जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दे, उसकी तारीफ सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कोबरा ने अंगूठे से अपने होठों के कोने से निकल रहे खून को साफ करते हुए धीरे से हंसते हुए रूहान की तरफ देख कहा, उसके बारे में जितना जान लो उतना कम है, फिर मौका नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने कियान से नजरें मिलाते हुए कहा, कार्तिक। ये नाम उन सभी ने पहली बार सुना था। सभी की आंखें कोबरा को गहराई से देखने लगी, उनके माइंड के सारे सेल्स एक्टिव हो गए, जैसे उस नाम ने मजबूर कर दिया हो उन सबको उसके बारे में जानने के लिए। सबके एक्सप्रेशन देखकर कोबरा ने कियान को देखते हुए कहा, जब इंसानों में इंसानियत कम हो जाती तब ऐसे हैवानों का जन्म होता है। कार्तिक जोरावर का अपना खून, उसका अपना बेटा जो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसके बारे में लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह रुक गया, तभी कियान ने कहा, मुझे उसके बारे में जानना है। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए कहते ही कोबरा ने हंसते हुए कहा, जान लो उसके बारे जितना जान सको जान लो, क्या पता इस जन्म में तुम उसे मार ना पाओ, तो उसे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़े। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह हंसने लगा, तो गुस्से में आकर विवान ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा।
कोबरा ने फिर से अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ किया और आगे कहा, स्पीडी सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कार्तिक किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। सिर्फ वही नहीं, हम सभी इसी बीमारी का शिकार हैं। बस फर्क इतना है कि हमारे अंदर इसका लेवल 4% है और कार्तिक में यह 8% है, जो उसे हम इंसानों की दुनिया में नर्क का देवता बनाता है। लोगों को दर्द में देखकर, रोते देखकर, मरते देखकर उसे खुशी मिलती है और वो अपनी इस खुशी के लिए आम इंसानों को तड़पता है, उन्हें रुलाता है, उन्हें मारता है। ऐसे लोगों में भावनाएं नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ क्रूरता भरी होती है, जैसे कि कार्तिक में है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसने सबके चेहरे देखे, वह अभी भी कंफ्यूज्ड लग रहे थे। तभी कोबरा सबको देखकर होठों को तिरछा मुस्कुराया और उन्हें समझाते हुए कहा, जब सड़क पर दो लोगों का झगड़ा हो रहा होता है तो हम सभी कैसे रुककर उन्हें देखने लगते हैं और हम तब तक उस झगड़े को देखते रहते हैं जब वो खत्म नहीं हो जाता। जब झगड़ा बिना हिंसा किए खत्म हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं और अगर उसी झगड़े में कोई घायल हो जाता है तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है, पर उसे हम जाहिर नहीं करते। पर अंदर से हम सभी ऐसा ही चाह रहे होते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। दूसरी की खुशी में नहीं, दूसरों के दुख में खुश होते हैं। अगर कोई हमसे आगे निकल जाता है तो कभी कभी अपनी खुशी के लिए उसे मार देने का मन करता है। उद्धरण चिन्ह वह बोल ही रहा था कि तभी विहान ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं तब हम उस बीमारी के कंट्रोल में होते हैं। विहान की बात पर कोबरा ने सर हिला दिया और आगे कहा, हाँ अब सोचो जा रहा जिनमें ये 4% है वो इतना बुरा सोचते हैं और कार्तिक में तो ये 8%, वो कितना खतरनाक होगा। वो खुशी के लिए किसी को भी मार सकता है, किसी को भी। जिस उम्र में बच्चे बैट बॉल खेलते हैं उस उम्र में कार्तिक ने 20 बच्चों को बेत से बेरहमी से उन्हें मार दिया था। उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। तभी कियान ने बिना किसी भाव के कहा, कहाँ रखा है जोरावर ने उसे। ये सुनकर कोबरा हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, वह जहाँ है उसे वहीं रहने दो। तुम उसे मारने का इरादा लेकर जाओगे पर वापस उसकी आजादी की वजह बनकर आओगे, इसलिए उसे वहीं रहने दो जहाँ वह है। वो आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। जो खेलने कूदने की उम्र में इतने मर्डर कर सकता है तो सोचो जरा 30 साल की उम्र में वह क्या कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत, उसका पागलपन न जाने कई गुना बढ़ गए होंगे अब तक। ये कहते हुए उसने विवान की तरफ देखा और आगे कहा, जिस दिन तुम जोरावर की जिंदगी में आए उसके अगले दिन ही उसने कार्तिक को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ उसके ठीक होने की उसे एक उम्मीद दिखी थी। उद्धरण चिन्ह तो तू उसके बारे में नहीं बताएगा कि वह कहाँ है? कियान ने बीच में ही पूछा तो कोबरा ने उसे देखते हुए कहा, कियान ओबरॉय जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका वह कार्तिक के आगे कैसे झुक सकता है? पर यह भी सच है कि तुम उसे मार भी नहीं सकते। उम्र का वह दायरा जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया उसका असर तुम पर भी हुआ है कियान ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह ये कहकर वह फिर से मुस्कुराया और आगे कहा, तुम्हारी हड्डियां अब बूढ़ी हो चुकी है, इनमें अब उतनी जान नहीं कि वो कार्तिक का सामना कर सके। और तुम्हारी ऐसी फितरत नहीं कि तुम किसी से हारो। जीतना तुम्हारी फितरत है यह मैं जानता हूँ, इसलिए अगर तुम कार्तिक पर काबू पाना चाहते हो, उसे हराना चाहते हो तो यू हैव टू कम बैक कियान ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह ये कहकर वह फिर से तिरछा मुस्कुराने लगा। सब उसकी बातें और उसकी हंसी को सुन रहे थे। कोबरा की बातों ने कार्तिक के हैवानी रूप की झलक उन सभी को दिखा दी थी। कियान बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। तभी वहां फैले सन्नाटे को भंग करते हुए कियान का फोन रिंग हुआ। उसने फोन निकालकर देखा तो स्क्रीन पर मिसेज ओबरॉय नाम फ्लैश हो रहा था। कियान ने कॉल रिसीव की और फोन कान पर लगाकर पर कोबरा को एक नजर देखकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ कनिष्का कोबरा के पकड़े जाने से गुस्से में थी और गुस्से में तड़प रही थी। इन 4 महीनों में कनिष्का को कोई नहीं पकड़ पाया था, न राघव और न ही विवान और विहान। पर विवान के कहने पर गौतम ने कोबरा को ढूंढ निकाला था। उसे भी कोबरा को ढूंढते हुए 4 महीने लग गए थे। ड्रिंक काउंटर के पास चेयर पर बैठी कनिष्का वोडका पी रही थी। उसकी आंखें नशे में धुत थी, पर फिर भी वह लगातार ड्रिंक कर रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आया। कदमों की आहट सुनकर कनिष्का ने उसकी तरफ देखा तो वह आदमी अपने हाथ में एक बॉक्स लिए खड़ा था। पार्सल को देखकर कनिष्का के होठों पर स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, 4 महीने लग गए तुम्हें आने में, पर फाइनली अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। बॉक्स को देखते हुए कनिष्का ने आगे कहा, कोबरा तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जल्दी हम साथ होंगे कोबरा, मेरे आने का इंतजार करो। मैं आ रही हूँ कोबरा तुम्हें लेने के लिए और ओबरॉय को बर्बाद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह ये कहकर उसने आदमी को इशारा किया तो उसने वो बॉक्स ले जाकर कनिष्का के सामने काउंटर पर रख दिया। फिर उसने उसे पीछे हटने का इशारा किया तो वह आदमी थोड़ा पीछे होकर कोने में खड़ा हो गया। कनिष्का ने वोडका का ग्लास काउंटर पर रखा और बॉक्स को अनरेप करने लगी। उसमें एक छोटी सी कांच की शीशी थी जिसमें समुद्र के पानी के रंग जैसा कुछ लिक्विड था, जिसे देखकर कनिष्का ने कहा, यह अफ्रीका के उन सांपों का जहर है जिसका अभी नामकरण भी नहीं हुआ है, तो इसका एंटीडोट कहाँ से मिलेगा किसी को? तैयार हो जाओ विवान ओबरॉय इस जहर से मरने के लिए। उद्धरण चिन्ह ये कहकर उसने काउंटर पर पड़े चाकू को उठाया और फिर उसकी नोक पर उसी जहर को लगाया। फिर वो पीछे मुड़ी और सामने खड़े आदमी को देखकर स्माइल करने लगी। वह आदमी भी उसे स्माइल करते देखकर स्माइल करने लगा। तभी कनिष्का उस चाकू को उस आदमी के सीने में उतार दिया। चाकू लगते ही वो आदमी अपने पैरों पर 1 मिनट भी और खड़ा नहीं रह पाया और वह नीचे गिर गया। फिर 1 मिनट के अंदर ही वह तड़प कर गया। उसे मरते देखकर कनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा असरदार है ये जहर। उद्धरण चिन्ह ये कहकर उसने वही खंजर का बॉक्स निकाला जो उसे जोरावर ने दिया था। खंजर को देखते हुए कनिष्का ने कहा, तुम इस खंजर के वार से तो बच सकते हो विवान, पर इस जहर से कैसे बचोगे? एक बार यह जहर और यह खंजर तुम्हारे सीने में उतर जाए तो तुम भी इसकी ही तरह तड़प तड़प कर मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ ओबरॉय विला में
हर हर तरफ बस चहल पहल थी। कल सांझ की गोद भराई थी। इसी की तैयारियों में सब जुटे हुए थे। ऋत्विक, अर्पित, रचित, आर्यन, अर्जुन, किया और उनका परिवार मुंबई आए हुए थे सांझ की गोद भराई के लिए। वे सभी हॉल में बैठे बातें करते हुए एंजॉय कर रहे थे। इसी हंसी खुशी में ये दिन भी बीत गया और सांझ की गोद भराई का दिन आ गया। सांझ को झरना, कायल, पीहू, ऋचा, किया, आर्या और झील तैयार कर रही थी। सांझ का 8 महीना चढ़ा हुआ था और वह भी आधा बीत गया था। वे सभी उसे रेडी करके नीचे हॉल में ले आई और उसके बीच एक सोफे पर बिठा दिया। फिर सभी एक एक करके उसकी गोद भराई की रस्में करने लगी। चित्रलेखा और लावण्य आगे आए और दोनों ने अपने शाही अंदाज में सांझ की गोद भराई की। उसके बाद सुहानी, शिवी, स्वाति, आशु ने उसकी गोद भराई की और उनके बाद अंशिका, पायल और कियारा ने की। और सबसे अंत में अनामिका आई। सांझ को देखते ही उसकी पलकें भारी हो गई, पर उसने उन्हें झपकने से रोक लिया और अपनी भावनाओं को काबू कर उसकी गोद भराई की और उसे ढेरों दुआएं दी। तारांकन 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 स्टोरी आपको मेरी लाइब्रेरी के मिल जाएगी। सुनने के बाद रिव्यू भी जरूर देना। मुझे आप सबके प्यार चाहिए। बस इस प्यार को थोड़ा सा कमेंट और रिव्यू में शो कराना। और बात करते हैं आज के चैप्टर की। अगले 2-3 दिन के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट गए तो पढ़िएगा जरूर। इसके साथ ही हम न्यू सीजन में जंप करेंगे। मिस सिमरन, आपका कमेंट बहुत ही प्यारा था। सच में पढ़कर दिल खुश हो गया। काम की सराहना मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है और शरीर और मस्तिष्क में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। पल जी, आपको भी थैंक्स। बाकी सभी के कमेंट के रिप्लाई कर दिए हैं तो आप सब जाकर देख सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जब शुरुआत होती है किसी चीज की तो उसका अंत भी होता है। आप सबकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझकर इस सीजन का एंड डिसाइड किया है। जब तक सारी चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक शांति रखिएगा और ऐसे ही कमेंट में अपना प्यार देते रहिएगा। वेल, एक बात और, इतने सारे हिंट दिए पर उसे समझा सिर्फ सिमरन जी ने। उन्होंने ही सबसे पहले गैस किया है कि कौन होगा। वेल डन यार, थम्स अप का चिन्ह। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/85xgd 4G460 गोद भराई और डिलीवरी। चैप्टर 460 गोद भराई और डिलीवरी। सांझ के गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था। फंक्शन में 4 चांद लगाने के लिए झरना, किया, पीहू, आर्या, झील, ऋचा सभी ने डांस परफॉर्म किया। पूरे समय सांझ के चेहरे पर स्माइली बिखरी हुई थी। उसकी हंसी उसकी खुशियों को बयां कर रही थी कि तभी उस हंसी खुशी के माहौल में सांझ जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सभी उसे देखने लगे। सांझ को पेन हो रहा था। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर सभी उसके पास गए और उसे संभालने लगे। सांझ से कुछ दूरी पर खड़ा विवान, जो सारी रस्में होते हुए देख रहा था, वह सांझ के अचानक चिल्लाने से चौंक गया और बिना एक पल गंवाए उसके पास चला गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर मिनी हॉस्पिटल में ले गया। कियान, विहान, रेहान, रूहान, ऋत्विक सभी के चेहरे पर टेंशन आ गई थी। अचानक से यह खुशी का माहौल अजीब से माहौल में बदल गया, जिसमें डर सबकी खुशी पर हावी हो गया। सुहानी सबके साथ हॉल में बैठी थी और सांझ के लिए मन ही मन प्रे कर रही थी। अनामिका और अंशिका भी सांझ के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। वह डॉक्टर जो सांझ शुरू से ट्रीटमेंट कर रही थी, वो इस वक्त सांझ और अपनी 2 असिस्टेंट के साथ अंदर थी। सबके उनके बाहर आने का वेट कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और वो डॉक्टर बाहर आए। विवान डोर के पास ही खड़ा था कि तभी डॉक्टर के बाहर आते ही वो उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगा, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी सुहानी ने जल्दी से कहा, क्या हुआ डॉक्टर, सांझ ठीक है ना? उसके पूछने पर डॉक्टर ने कहा, उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी चौंक गई और उसने उसी रिएक्शन में कहा, पर अभी तो उसका 8वां महीना ही चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर डॉक्टर ने कहा, जी मैं जानती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होती। 8वें महीने में भी डिलीवरी होती है। उद्धरण चिन्ह। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी सुहानी ने बीच में ही कहा, पर आपने ही कहा था कि सांझ की डिलीवरी पूरे 9 महीने के बाद ही होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था, पर मैम आप तो जानती है ना, सम टाइम सिचुएशन हमारे कंट्रोल के नहीं रहती। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक नई जिंदगी आने वाली है, वो कब आएगी कैसे आएगी यह सब भगवान के हाथ में होता है। शायद उस जिंदगी को आज के ही दिन आना था। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने विवान के तरफ देख कहा, प्लीज सर आप इस पर साइन कर दे, हम जितनी देर करेंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विवान ने पेपर पर साइन करने लगा तो डॉक्टर ने कहा, सर अगर कॉम्प्लिकेशन हुई तो दोनों में से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर के इस सवाल ने विवान को ही नहीं सभी को हिला दिया था। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए जैसे रुक सी गई। उसके लिए यह फैसला लेना मुश्किल था, पर उसे यह फैसला लेना ही था। डॉक्टर उससे बार बार पूछ रही थी, तभी उसने बहुत सोच समझकर कहा, सांझ। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही डॉक्टर समझ गई और वो पेपर पर साइन लेकर जाने लगी। तभी उसने रुककर सुहानी की तरफ देख कहा, मैं कोशिश करूंगी दोनों को बचाने की। यह कहकर वह चली गई और सभी एक बार फिर इंतजार के समुद्र में डूब गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सांझ और उसके बच्चे की कंडीशन किसी से छुपी नहीं थी, सभी जानते थे और इसी बात का सबको डर लग रहा था। उनके हाथ जुड़े थे और दिल में प्रार्थना थी। तभी करीब 1 घंटे बाद मिनी हॉस्पिटल का रूम फिर से खुला। डॉक्टर बाहर आई तो सभी एक बार फिर क्यूरियोसिटी से देखने लगे। डॉक्टर के चेहरे के भाव देखकर सभी पहले से ही समझ गए कि वह अब आगे क्या कहने वाली हैं। सब जानते हुए भी उनके मन में एक ही उम्मीद थी कि काश की उनकी सोच के विपरीत सब ठीक हो, पर उनके देखते ही देखते डॉक्टर ने सिर झुका लिया और सभी की भारी पलकें झुक गई।
और उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके गाल पर आ गए। तभी विवान ने डॉक्टर की तरफ देख कहा, सांझ कैसी हैं? जिस पर डॉक्टर ने कहा, वह ठीक है पर अभी बेहोश है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर के बिना कुछ कहे ही सब समझ गए थे। विवान अंदर चला गया उसे देखने के लिए, तो वहीं बाहर सभी मायूस बैठे थे। विवान ने सांझ को देखा जो अभी भी बेहोश थी। उसने सांझ के सिर पर एक हाथ रख उसके सिर को सहलाया और अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। सांझ को एक नजर देखकर वह अपने बच्चे के पास गया जो बेजान पालने में था। वो कुछ देर तक उसके पास खड़ा देखता रह गया। उसे देखकर उसने एक आह भरी और मन ही मन खुद से कहा, जब तुम्हें वापस जाना ही था तो तुम आए क्यों तुमने हमें खुशियों की झूठी उम्मीद दी? उद्धरण चिन्ह। विवान उसे देखते हुए सब सोच रहा था, तो वहीं बाहर सभी उदास बैठे थे कि तभी उस शांति को भंग करते हुए कियान का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। उसने जैसे ही दूसरी तरफ की बातें सुनी उसकी पकड़ फोन पर कस गई। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर कियान ने रेहान की तरफ देख कहा, मुझे हॉल खाली चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिस पर रेहान ने सिर हिला दिया और थोड़ी ही देर में हॉल खाली हो गया। टू बी कंटिन्यू। तारांकन 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 तारांकन। सॉरी यार चैप्टर छोटा है पर आज हाथ में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए ज्यादा लिखा नहीं गया। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/1cos5xht